सो हेलो बच्चों लोग, कैसे हो आप सब? बढ़िया। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हैं एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 2। एंड हम लोग चैप्टर नंबर 1 में काफ़ी हद तक बहुत कुछ सीख चुके हैं। जो भी हमने सीखा चैप्टर 1 के अंदर, वो सारा हम क्या करने वाले हैं? डस्टबिन में नहीं फेंकने वाले हैं, उनको अप्लाई करने वाले हैं। जी हाँ। और जितने भी बच्चे यहाँ पे सुनहरे से बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, वो सभी बच्चे मेरे को बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, हेल्प करेंगे इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 2, क्योंकि मैंने उनको काफ़ी कुछ सिखा दिया है। अब वक्त है कि वो मुझे बताएं कि उन्होंने कितना सीखा है। चलिए, तो चैप्टर नंबर 2 का नाम है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, एंड वो भी कौन से एनवायरमेंट का? एक्सटर्नल एनवायरमेंट का। ठीक है बेटा। चलिए, तो एक्सटर्नल एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है मेरे को? अंदरूनी एनवायरमेंट? नहीं, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कंट्रोल, का एनवायरनमेंट। आउटसाइड बाहर द का कंट्रोल ऑफ एनवायरनमेंट? कितने ऑर्गेनाइज। बाहर का एनवायरनमेंट? की जस्ट मेरे रूम के बाहर का एनवायरनमेंट? मैम कंट्रोल के आउटसाइड मतलब कंट्री के आउटसाइड? कंट्रोल कंट्रोल मतलब के आउटसाइड, बियॉन्ड माय कंट्रोल। यस। मैं तो कहती हूँ मेरे तो घर पे भी नहीं चलती तो मेरे तो यहाँ पे भी बियॉन्ड कंट्रोल ही है। अब बताओ। तो ये रहा मेरा ऑर्गेनाइजेशन। सो एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन। इतनी बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। पता होना चाहिए था ना कि एक्सटर्नल का मतलब क्या है। ओके। एक्सटर्नल मतलब बाहर वाली, और इंटरनल मतलब घर वाली। अब समझ में आया? जो अंदर वाली घर वाली है मतलब वो मेरी अपनी, और बाहर वाली मतलब है तो वो भी मेरी अपनी। बट समझ गए तुम? चलो। नहीं ओम, तुम बिगड़ो मत। ओके गाइस। सो अब हम कुछ अपना स्टैंडर्ड को क्या करने वाले हैं? अपलिफ्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो मैं सबसे पहले जो है आपको पूछना चाहती हूँ गाइस, आप लोग क्या माइकल पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल करके आए हैं? एवरीबॉडी अच्छे से रिवाइज करके आए हैं? ओम के थोपड़े को देख के मेरे को मालूम पड़ गया, 5 तो क्या, ये एक फोर्स ही पढ़ के नहीं आया है। मैम, मैंने छुट्टी कर रखी थी, मेरे को पता ही नहीं था ये याद करना है। छुट्टी करके दे, छुट्टी कर देगा भगवान तुम्हारी। छुट्टी करके तुम्हारा ने गलत बात है ये। छोटे बच्चे की तरह कॉपी घर पे रह गई, छुट्टी कर रखी थी मैंने, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि होमवर्क क्या मिला है। वैसी छोटी छोटी बातें करता है। चलो ठीक है, आ जाओ। एंड हम लोग चालू करते हैं। हम लोग ना पीछे से चालू करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 से। ठीक है। अभी क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। इन द फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको बाइफिकेशन करके दी थी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये केस स्टडी है, ये जीके बेस्ड है, याद है? बट अब क्या होगा, अब हम सब मिलकर डिसाइड करेंगे। ठीक है। मतलब क्वेश्चन अब वहां पर बाइफिकेशन थोड़ी भी लगी एग्जाम के अंदर, करनी पड़ेगी। तो अब हम क्या करेंगे, इस पैटर्न को चालू करेंगे, दैट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद में मैं आपसे पूछूंगी कि बताओ ये कौन से तरीके का आपको दिख रहा है। 99% क्या होता है बेटा, कि डायरेक्ट क्वेश्चन में तो नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन होता है, डिफरेंस बिटवीन तो साफ साफ दिख ही जाता है। ठीक है। उसके बाद आपको केस स्टडी बचती है और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बचता है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, और फर्स्ट चीज क्या करनी है, आपको मुझे बताना है कि किस टाइप का क्वेश्चन होगा, क्योंकि वही डिटरमाइन करेगा कि कौन सा फॉर्मेट लगेगा। ओके चलिए गाइस, तो शुरू करते हैं अपना 25वां क्वेश्चन। ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। तो अगर आप देखें तो हम ये वाला क्वेश्चन रीड करने वाले हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है। यस, सो पूर्वांशी प्लीज डू द ऑनर्स। Yes, ma'am. In the light of the five forces as propagated by Michael Porter, explain this force. Also state as to when this leverage is evident. तो यानी कि इसने पूछा है 5 फोर्सेस में से, इन लाइट ऑफ द 5 फोर्सेस एज प्रोपगेटेड बाय मिस्टर माइकल पोर्टर, जिसने कि हमारा पीछा ही नहीं छोड़ा पूरे एसएम के अंदर। ठीक है। तो उसने क्या पूछा है कि 5 में से कौन सी फोर्स लगेगी यहाँ पर, और उसने क्या बोला, ऑल्सो स्टेट एज टू व्हेन दिस लिवरेज इज एविडेंट। लिवरेज क्या होता है? मैम कहाँ आप एफएम में पहुंच गए? भाई तुमने पढ़ा तो है, तो बताओ लिवरेज क्या होता है? बताओ रिस्क। बताओ बताओ, लिवरेज क्या होता है? रिस्क होता। रिस्क होता है। एविडेंट क्या होता है? लो भाई,
बच्चा कह रहा है मैम जरूरत ही क्या है इस लाइन को फोकस करने की, छोड़ो परे। बात तो ये है ना कि 5 फोर्सेस में से एक फोर्स बतानी है, हम यही लिख देंगे, हम क्यों बात करें। ऑल्सो स्टेट एज टू व्हेन दिस लिवरेज इज एविडेंट, क्या ही करना इस तो नॉर्मली जो बच्चा होता है जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को पढ़ता है तो वो गलती यही करता है कि उस क्वेश्चन में ना जब वो पूरी चीजें पूछ रहे हैं ना, उसको ना तो या तो पढ़ेगा, पढ़ के इग्नोर कर देगा, या फिर वो पढ़ेगा एंड बोलेगा कि भैया क्या ही फायदा, एंड मतलब उसको ऐसे इग्नोर करेगा कि उसने पढ़ा भी नहीं था। दोनों ही केस में वो लिख के नहीं आएगा। तो मेरे पास एक तो ये पॉइंट है समझाने का, ठीक है, ये मैं समझाऊंगी, बट अब आप मुझे बताएंगे पहले कि ये क्वेश्चन किस कैटेगरी का है। मैं एक हिंट दे सकती हूँ, डिफरेंस बिटवीन नहीं है। चलो बताओ। Ma'am, direct question. ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन। पूर्वांशी, एनी अदर वर्ड्स? बी क्विक डायरेक्ट गाइस। क्वेश्चन ही है। सिंपल पक्का डायरेक्ट क्वेश्चन है? अरे केस स्टडी है गाइस, केस दे रखा है उसने। कौन सा केस है? देखो तो कितना बड़ा केस सिनारियो है। नहीं दे रखा? पक्का एप्लीकेशन बेस्ड लग रहा है मेरे को तो। ये कौन सी कंपनी दे रखी है इसमें, या कौन सा बायर दे रखा है? अरे ये माइकल पोर्टर एक नाम तो दे रखा है, क्या पता इसके बारे में लिखना हो। एप्लीकेशन बेस्ड तो नहीं है? No, ma'am. ठीक है, तो विल गो विद द एलिमिनेशन टेक्निक, है ना, उससे ज्यादा बेहतर हमारे को इजीली हो गया। एप्लीकेशन बेस्ड नहीं है एंड केस सिनेरियो बेस्ड भी नहीं है। पक्का? चलो ओके। अब एक लाइन दे रखी है उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड, बायर्स ऑफ एन इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कैन सम टाइम एक्सर्ट कंसिडरेबल प्रेशर ऑन द कंपनी। यानी कि किसका पल्ला भारी है? बोलो। Fire. बायर का पल्ला भारी है। देखो क्या होता है, तराजू होता है ना, एक तराजू पे सप्लायर बैठा होता है और एक तराजू पे बायर बैठा होता है। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनना। जो मेरे से सामान खरीदता है, जैसे कि आप लोग क्या हो, मेरे बायर्स हो। जिससे मैं सामान खरीदती हूँ मेरे लिए क्या है, मेरा सप्लायर है। ऐसी बात करते हैं, यानी कि इट्स ऑल अबाउट मी एज अ पर्सन। आप लोग कौन हो? मेरे बायर हो। जिससे मैं सामान लाती हूँ वो मेरा कौन है? सप्लायर है। यहाँ किसकी बात Seller. करी गई है? बायर की बात करी Buyer. गई है। बायर, मैम प्लीज मैम 20% डिस्काउंट लगा दो मैम, प्लीज मैम, आई नो दैट मैम, आई एम लेट, प्लीज 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 प्लीज। नहीं बेटा, ये नहीं हो पाएगा। ठीक है मैम, फिर मैं कहीं और जा रहा हूँ डिस्काउंट लेके, बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं। क्या लगा है ये? प्रेशर ऑन द कंपनी। अब बात समझ में आई? तो बायर्स ऑफ एन इंडस्ट्री प्रोडक्ट और सर्विसेज कैन समटाइम्स, ऐसा हमेशा हर बच्चा नहीं करता है, exert considerable pressure on the company। क्वेश्चन समझ में आया? अब क्या बोला? इन द लाइट ऑफ 5 फोर्सेस, जो कि माइकल पोर्टर ने दी है, उसने क्या बोला है, इस फोर्स को क्या कर दो, एक्सप्लेन कर दो, और लास्ट में एक स्टेटमेंट और दे दी है। क्या मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि तुम फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हो कि कौन सा फोर्स लगेगा? 5 फोर्स होती Yes, है ma'am. अपनी, बताओ कौन कौन सी Yes, होती है? ma'am. Bargaining power Bargaining of Bargaining buyer, power. bargaining power of Bargaining seller, power of threat of seller, new rivalry, entrant, new rivalry, entrants, threat of substitute. तो यहाँ पर क्या लगेगा? substitutes, यहाँ पर क्या लगेगा? bargaining Bargaining power of power. buyer. बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। वेरी वेरी गुड। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर के कोई पॉइंट्स थे क्या? 3 पॉइंट बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर के पॉइंट्स हैं एग्जैक्ट। सब, चाहे सप्लायर है चाहे बायर है, आपको क्या करना चाहिए? वो 3 पॉइंट जो कि तो याद होने चाहिए, क्योंकि वही मेन है। अगर आपको वो याद नहीं होगा तो आप कोई भी आंसर फ्रेम नहीं कर पाओगे। और ये तो अभी हम अपन डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो उसमें तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आपको चाहिए होगा कि हाँ भाई वही 3 पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। तो आओ मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या लिख सकते हो। आप चाहो तो हैंड रिटन नोट्स अगर मेरे आपके पास है तो आप उसको रेफर कर सकते हो। ठीक है, ये मेरे बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, ये वाला डायग्राम है माइकल पोर्टर का। ठीक है, और अब हम बात करते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। ये देखिए बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर ये रहा, एंड उसके 3 पॉइंट्स ये रहे। ये 3 पॉइंट्स मेन है। ये 3 पॉइंट्स क्या कहते हैं? ये 3 पॉइंट्स ये बोलते हैं, बताओ बायर हमारे पे प्रेशर कब पुट ऑन करता है? पहली बात, भैया रहने दो, मेरे को सब पता है कितने का बिकता है, आई हैव द फुल नॉलेज। सेकंड पॉइंट, दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। भैया देखो रोज का खरीदती हूँ मैं, ये फोन टैबलेट ये सब मैं रोज का है, मेरा हर 3 महीने में खराब हो जाते हैं। ओ भैया आप तो रहने ही दो। नेक्स्ट,
इट इज नॉट परसीव्ड एज क्रिटिकल टू द बायर नीड। ठीक है, आप नहीं दोगे, मैं किसी और से ले लूंगी। तो जब ये सिचुएशंस रहती हैं तो बायर क्या करता है, हमारे पे प्रेशर पुट ऑन करता है। एंड लास्ट इज बायर्स कैन इजीली स्विच टू द सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल। यानी कि वो क्या करेगा कि अरे छोड़ो, अरे क्या करना क्लास लेके, यूट्यूब से रिविजन कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट है ना अपने पास। सो दिस इज अ थिंग जो कि आपको यहाँ पर लिखनी है। तो मुझे बताओ, ये क्लियर हो गया, यस और नो? अब अगर मान लो आप एक अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हो, तो ये जो 3 पॉइंट्स आपने दिए ये तो आप लिख के आओगे। जो ये आपने ऊपर पैराग्राफ दे रखा है ना, इसको एक बार रीड करो, मेरे सामने रीड करो, चलो ठीक है। और रीड करके एक लाइन इससे भी आप रीड करके लिख सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि इसी से आपका एक क्वेश्चन जो है ना फ्रेम होके आ जाए। अगर आप अपने एग्जिस्टिंग क्वेश्चन को देखोगे ना, यहाँ पर भी देखो लिखा है, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर इन्फ्लुएंस नॉट ओनली द प्राइसेस दैट द प्रोड्यूसर कैन चार्ज बट आल्सो इन्फ्लुएंसेस इन मेनी केसेस द कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द प्रोड्यूसर बिकॉज पावरफुल बायर्स यूजुअली बार्गेन फॉर बेटर सर्विसेज। इसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड कर दो ना मैम, प्लीज ना मैम, कर दो ना, टेस्ट सीरीज इंक्लूड हो जाएगा, प्लीज हो जाएगा। हाँ, मेरे पिताजी का है सॉफ्टवेयर है ना, उसमें मेरी चलती है, घंटा कोई नहीं चलती है मेरी, सॉफ्टवेयर मेरी सुनता नहीं है, मेरे को खर्चा करना ही पड़ता है, which involve cost, मेरी कॉस्ट लगती है, and investment on the part of the producer, मेरे पार्ट पे पैसा लगता है रे, बट सामने वाला प्लीज बार्गेन करता है, प्लीज प्लीज दे दो दे दो। पहले मैं जब सब्जी खरीदने जाती थी, मैं धनिया मुफ्त में मांगती थी, आज मैं धनिया 10 रुपए खरीद के लाती हूँ क्योंकि मैं मुफ्त में मांगूंगी, सामने वाला मुझसे मुफ्त में मांगेगा। चलो गाइस, तो इन शॉर्ट इस क्वेश्चन को लेके कोई दिक्कत है? समझ में आ गया क्वेश्चन? ओके। अब देखो, मुझे तो पता नहीं है, मैंने ना सोनाली मैम से क्लासेस नहीं ली थी, तो तुमने तो क्लास ली है ना, तो तुम तो जानते हो कि डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करते हैं, तो तुम जैसे से बोलोगे ना मैं वैसे वैसे लिखूंगी। हाँ चलो, तो तुम मुझे बताओ कैसे लिखना है, बताओ मैम क्वेश्चन नंबर बताओ फिर क्या है क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है जी, मैं लिख देती हूँ। चले आगे। बॉक्स में मैम। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, बॉक्स में कर देती हूँ। मेरी गलतियां मुझे बताते रहना गाइज, मैं बहुत गलतियां कर देती हूँ, मेरे पास सोनाली मैम जैसा मेंटर नहीं है ना, क्या करूँ। चलो आगे बताओ क्या करने का। मैम हेडिंग डालना है। हेडिंग क्या लिखूं? हेडिंग लिख दूं? वर्ड हेडिंग नो मैम। क्या लिखूं? मेरे को इतनी Heading- अकल होती तो मैं बैच लेती मैम का। मैम पॉटर्स 5 फोर्स मॉडल। अच्छा, मैं फोर्स माइक्रो का नाम नहीं लिख दूं यहाँ पर? मेरे को तो पता है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर है, नहीं लिख दूं क्या? मैम ये तो आंसर है। अच्छा ये आंसर ही है, ओके ओके, तो मैं लिख देती हूँ बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग। नो मैम। मैम हाँ, गलती कर दी मैम कोई? यस मैम। बताओ। मैम आई थिंक आप पोर्टर्स माइकल पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल। ठीक है, मैं वो लिख देती हूँ। मैम कैपिटल मैम। तुम लिखने से पहले बताया करो यार, 2 बार रब करा दिया मेरे को, कोई बात है? अंडरलाइन भी कर दूं? यस मैम। ठीक है, अंडरलाइन। तरुण ने मुंडी हिलाई थी तो मैं उसके कहने पे कर देती हूँ। अब बताओ क्या करूं? मैम फ्लो चार्ट बनाना। फ्लो चार्ट बनाऊं? क्वेश्चन के पार्ट्स हैं क्या? Also state as to when this leverage is evident. क्योंकि गधों को क्वेश्चन समझ नहीं आया ना, इसलिए कह रहे हैं ये पार्ट नंबर 2 है। आग सुनो, आओ बताती हूँ। लिवरेज का मतलब क्या होता है? लिवरेज का मतलब होता है कि उनके पास एक प्लस पॉइंट होना, एडिशनल पॉइंट होना। ओके। एविडेंट का मतलब होता है, एविडेंट वर्ड, एविडेंस वर्ड सुना? एविडेंस, यू कैन गेट टू द वर्ड एविडेंस, राइट? सो एविडेंस का मतलब होता है कि एविडेंस का मतलब जो होता है ना, वही मतलब एविडेंट का होता है। एविडेंट का मतलब होता है कि जो खुद से उभर के बाहर आ रहा है, या सबको दिख रहा है एज एन एविडेंस, कि हाँ ये सबूत है कि हाँ बाहर का पल्ला भारी होता है। तो क्या कहता है? ऑल्सो स्टेट एज टू व्हेन, यानी कि कब, दिस लिवरेज, कौन सा लिवरेज? जो ये बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर है ना, ये एविडेंट होता है, यानी देखने को आंखों से साफ साफ मिल जाता है। इसका मतलब ये है।
अब बताओ मुझे कि क्या ये एक अलग पार्ट है या ये सेम उसी का एक्सटेंशन पार्ट है? ये एक्सटेंशन। उसी का एक्सटेंशन पार्ट है। तो बेसिकली वो जो 3 पॉइंटर्स थे ना, उसी 3 पॉइंटर्स को इसने पूछा था कि भाई कब कब एविडेंट होता है, बताओ बताओ कब कब एविडेंट होता है, यानी कब कब हमें साफ साफ नजर आ जाता है कि बायर जो सामने से आ रहा है ये हम पे भारी पड़ेगा। लिवरेज का मतलब एक प्लस पॉइंट है उसके पास में। जैसे कि मैं अगर मेकअप इंडस्ट्री में जाती हूँ, मेरे को A to Z नॉलेज है भाई, मेरे को क्या बोलते हैं, मेरे कोई काट नहीं सकता, मैं उसको समझा दूंगी भाई रहने दे। तो ये सब क्या है, इसका मतलब बायर का पल्ला भारी है। जब कोई सी स्टूडेंट रिपीटर होता है, जब वो क्लासेस बाय करने जाता है तो उसका पल्ला क्या होता है, भारी होता है, क्योंकि अब उसे क्या होती है, फुल नॉलेज होती है। हाँ 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 हाँ, बहुत सारे पैसे वो खर्च कर चुका होता है बाकी क्लासेस पर, है ना। और भाई ठीक है, आप नहीं दोगे कोई बात नहीं, मेरे पास तो यूट्यूब है, मेरा तो स्विच कर जाऊंगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पर बायर के पास क्या है, एक लिवरेज है। जबकि जब आप नए नए बच्चे होते हैं, सी स्टूडेंट नए नए, अरे मैं अभी ताजा ताजा इंटर में आया हूँ, है ना, तो ताजा ताजा इंटर में आया हूँ तो मुझे क्लासेस खरीदी, मैं इसकी भी खरीदूंगा, इसकी भी खरीदूंगा, टेलीग्राम पे जाऊंगा, जो 4 नाम सामने आएंगे भाई उसमें से फटाफट से ले लूंगा, अरे मैं इनके पढ़ के टॉप करूंगा। इजंट इट राइट? सो लिवरेज का मतलब क्या होता है, एक एडिशनल पॉइंट होना। नाउ आपको समझ में आया? काश आपने एफएम को रट के नहीं समझ के किया होता तो आपको एफएम बहुत मजेदार लगती। कभी एफएम मुझसे पढ़ना, वैसे मैं पढ़ाती नहीं हूँ, बट क्योंकि मैं आई एम ऑल्सो सीएफपी, अगर नहीं पता हो किसी को, सॉरी, सीएफसी फ्रॉम यूके लंदन, तो मैंने एफएम जो है, लंदन की एफएम जो है वो पढ़ी हुई है, नॉट इंडिया की एफएम, इंडिया की एफएम, लंदन की एफएम इट्स लाइक मोर लॉजिकल, more easy to understand, and they give a small small example and then they उसके बाद वो बूस्ट करते हैं हमारे को कि हम थोड़ा सा हार्डर क्वेश्चन सॉल्व करें। बट द वे दे एक्सप्लेन एफएम इज फिनोमिनल, ओ माय गॉड। बट क्योंकि मैं थ्योरी क्वीन हूँ, मैं तो थ्योरी पढ़ाती हूँ, तो मैं एफएम पढ़ाती नहीं हूँ, बट एफएम मेरे को सारी समझ आती है बिल्कुल लॉजिकली वाली। जो तुम लोग रेशो वेशो निकालते हो, WSSC निकालते हो, ये सब चीजें जो तुम निकालते हो, केडी निकालते हो, के निकालते हो, ये सब कुछ लॉजिकली मेरे को समझ में आता है। ठीक है, फॉर्मूला की डेरिवेशन मैंने कभी सीखी नहीं है, बट व्हेन वी अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, तो आपको लगता है कि यार क्या ही था ये। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई बिलीव आज की डेट में अगर एफएम एफएम कोई बंदा ढंग से समझ के कर रहा है ना, तो वो आगे बहुत अच्छे से जा सकता है, बिकॉज उसने अंडरस्टैंड कर लिया अबाउट द रियल नंबर्स। चलो, तो अभी मुझे ये बताओ नेक्स्ट क्या करना है, मेरे को पता नहीं है, जल्दी जल्दी बताओ मेरे को। बाइफर्केशन करूं? डायग्राम की जरूरत है? डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे सीधा? क्या करते थे डायरेक्ट क्वेश्चन में? मैम अगर आता है तो पॉइंट्स लिखेंगे, नहीं तो पैराग्राफ में। Done. कर दो शुरू, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि यहाँ पर बेसिकली ये कंटेंट तो यही वाला आना है? मैं आपको हल्का सा बता देती हूँ कैसे आपको करना है। तो गाइस आपको पता है ना कि आपने क्या हेडिंग डाला है, आपने हेडिंग डाला कि माइकल पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल, बट आपको इसको बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर पे भी तो लेके जाना है ना यहाँ से। तो अब आप क्या लिखेंगे, देयर अकॉर्डिंग टू माइकल पोर्टर, अकॉर्डिंग टू माइकल पोर्टर देयर आर 5 फोर्सेस इन एन इंडस्ट्री। कौन कौन सी फोर्सेस है बेटा, लिख दोगे पांचों के पांचों? मैंने ऐसे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं? अब मैं शुरुआत करूंगी अपना क्वेश्चन का। क्वेश्चन नो किसके ऊपर था, बायर के ऊपर था, राइट? तो उसके बाद में क्वेश्चन को रिपीट करूंगी, जो क्वेश्चन में लिखा है उस लाइन को क्या करूंगी, यहाँ पर कॉपी पेस्ट करूंगी और फिर लिखूंगी कि यहाँ पर कौन सी फोर्स एप्लीकेबल है, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स फोर्स एप्लीकेबल है। तो क्वेश्चन को कॉपी करते हैं।
यहाँ वन डालना भूल गई मैं। Buyers of an industry. यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या किया मैंने, क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किया और जस्ट विच फोर्स की जगह क्या लिख दिया, उस फोर्स का नाम लिख दिया और इसको मैं अंडरलाइन कर दूंगी। ठीक है। और मैम अब ये आपने रोमन में क्यों लिखा है? जो देखो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे रोमन में था हम्म और यहाँ से ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये रोमन में था, उसके बाद मैंने इसको रोमन में किया क्योंकि ये मेन क्वेश्चन है। अगर आप देखें यहाँ पर तो उसने पूछा है इन द लाइट ऑफ 5 फोर्सेस एज प्रोपोज्ड बाय माइकल पोर्टर। आपको एक्सप्लेन भी करना है, बताना भी है, तो मैं पहले बता रही हूँ कि भाई ये वाला फोर्स है, उसके बाद थर्ड पॉइंट अब मेन होगा, मैं इस फोर्स को एक्सप्लेन करूंगी। अब मैं हेडिंग डालूंगी यहाँ पर बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, यानी कि अब ये कंटेंट यहाँ से आ जाएगा, ये वाला यहाँ से, ये यहाँ से शुरू हो जाएगा, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। अब आपको ये पैराग्राफ याद हो, अच्छी बात है, नहीं याद हो रहा है कोई बात नहीं, ठीक है। बट इतना तो लिख सकते हो, एक लाइन तो लिख सकते हो, दैट दिस इज वन ऑफ द फोर्स विच इज बेसिकली गिविंग प्रेशर टू द प्रोड्यूसर और टू द कंपनी। एक लाइन कुछ बना के तो लिख सकते हो ना, या तो क्वेश्चन से देख लो या कैसे भी बना के लिख सकते हो ना, तो वो बना के कुछ भी लिख लो, कोई भी लाइन बना के लिख दो, ठीक है। मैं भी यहाँ पे बना के लिखती हूँ, देखो तुम्हारे सामने। Buyers also exerts pressure on the organization and, अब देखो मैं कहाँ से कंटेंट उठा रही हूँ, एंड क्योंकि इसने मुझसे पूछा ऑल्सो स्टेट एज टू व्हेन दिस लिवरेज इज एविडेंट। ठीक है, तो मैं बता रही हूँ कि कब उनका पल्ला भारी होता है, वही मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। एंड दिस लिवरेज is evident when, अब मुझे ये बताओ मैं बुलेट पॉइंट पे जाऊंगी या ये वाले में जाऊंगी, ऐसे वाले में, स्मॉल रोमन्स में, स्मॉल रोमन्स में जाऊंगी क्योंकि पॉइंट कितने हैं, वही 3 पॉइंट है, वो 3 पॉइंट फिक्स है। आप स्टडी मैट खोलो, मेरे नोट्स खोलो, आप आईसीए का स्टूडेंट आंसर खोलो, मतलब वही 3 पॉइंट क्या है, फिक्स्ड है। बात समझ में आई? तो आपको यही 3 पॉइंट देने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। कोई भी आंसर आप खोल के देखो, तो मेरे जब जब लिमिटेशंस करी थी हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, तो वो 4 पॉइंट थे ना, सी टू द पावर 4 वही फिक्स है ना, ना ऊपर कुछ ऐड कर सकते ना नीचे कुछ लेस कर सकते। ऐसे यहाँ पर है, ना कुछ प्लस होगा ना कुछ माइनस होगा, ऐसी सेम सप्लायर के केस में होगा, ना कुछ प्लस होगा ना कुछ माइनस होगा। कितने पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स है, बुलेट पे नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है ये फिक्स्ड है और मुझे यही लिखने हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट मैं यहाँ लिखूं या यहाँ लिखूं, बाहर की तरफ लिख दूं, यहाँ लिख दूं, चलेगा? No, चलिए ma'am. मैम। अंदर की तरफ लिखना है, ठीक है।
1। सबसे पहला पॉइंट, अब यहां से बायर्स हैव द फुल नॉलेज ऑफ द सोर्सेज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड देयर सब्स्टिट्यूट्स। अब मैं आपके साथ लिख रही हूँ, मुझे ये पता है, एक कीवर्ड याद है मेरे को, फुल नॉलेज, कि बायर को फुल नॉलेज है। मैं देखो अब आपको अपने शब्दों में ढाल के लिख रही हूँ, तुम अपने शब्दों में ढाल के लिखना, ठीक है? चलो, तो बायर का पल्ला कब भारी होता है? तो मैं लिख रही हूँ व्हेन मैं ऊपर लिख चुकी हूँ, व्हेन buyers are having full knowledge about the products or services। क्या मैंने बना के लिखा? यस। क्या मेरा मैच हो रहा है? नहीं, बट मेन No, कीवर्ड ma'am. मैच हो गया, मैंने मैच कर दिया। सेकेंड पॉइंट क्या है? दैट वो क्या स्पेंड करते हैं? काफी ज्यादा मनी स्पेंड करते हैं, और वो क्या है? बिग बायर्स हैं। ओके, सेकेंड, व्हेन buyers are big buyers and they spend a large sum of money buying these products and services। इस पॉइंट को ना मैं थोड़ा सा तुम लोगों को एक डिटेल में बताना भी चाहती हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनना, मुझे आंसर भी करना। अच्छा, मान लो मेरे पास में तरुण आता है, कहता है कि बायर का पल्ला भारी है, यानी तरुण का पल्ला भारी चल रहा है। तरुण बोल रहा है कि ठीक है, आपको देनी है टेस्ट सीरीज फ्री दो और ब्याज बैच के साथ, वरना मैं तो जा रहा हूँ, ये वो प्रेशर डाल रहा है मेरे ऊपर। ठीक है, अब मैं क्या कह रही हूँ, पॉइंट नंबर 2 देखो, मैंने क्या लिखा? पॉइंट नंबर 2 इज बायर्स आर द बिग बायर। अरे तरुण चला जाएगा, मैं क्या गरीब हो जाऊंगी? एक बच्चा चला जाएगा, क्या मैं गरीब हो जाऊंगी? गाइस बताओ मेरे को, नहीं ना? समझ रहे हो? इस पॉइंट का मतलब ये है, मेरे ऐसा बंदा हो ना इस अंक का पेपर बनाने वाला, यहां से क्वेश्चन निकाल के बताए, अगर वो बिग बायर है, एक बड़ा जायंट बायर है, तो मुझे बहुत फर्क पड़ेगा। बट अगर वो बिग बायर नहीं है, एक छोटा मोटा सा 4-5 हजार रुपए की सेल करेगा मेरी, मैं ये मेरे को नखरे दिखा रहे थे, मैं क्या कर दूंगी? क्या मेरे को कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब तुम एग्जाम्पल से समझ गए, तो ये इतनी बड़ी बात है। मेरा बस चले मैं इस पे क्वेश्चन डाल के दूं बच्चों को, फिर मालूम पड़ेगा कि बिग बायर वर्सेस स्मॉल बायर, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। स्मॉल बायर का इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा, जैसे कि आपने कई बार देखा भी होगा, व्हेन यू स्टार्ट परचेजिंग क्लासेस, तो उनको पता है कि भाई ठीक है, आप यहाँ आपकी बात मान ली जाती है, बट कई जगह आपकी बात नहीं मानी जाती है। उनको पता है दैट यू आर नॉट द बिग बायर फॉर देम। ओके, चलो थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, दैट द प्रोडक्ट इज नॉट परसीव्ड एज क्रिटिकल टू द बायर नीड। यानी कि उनके लिए मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो ठीक है। गॉट द पॉइंट? मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो ठीक है। मैम की क्लास मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो ठीक है। ओके, उसके बाद में इसी का एक्सटेंशन है, दैट मीन्स वो इजीली क्या कर सकते हैं? स्विच कर सकते हैं अगर कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है तो अब मैं इसको क्या करूंगी? बना कर लिखूंगी। मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ, अगर आपके पास पेज है आप सेम पेज पे कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं मैं सोच रही हूँ कि मैं अगले पेज पे आई हूँ, तो मैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिख देती हूँ, क्योंकि मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जब पेज स्विच करती हूँ ना तो मेरा फॉर्मेट पूरा हिल जाता है। No, ma'am. नहीं नहीं लाना है, No, ma'am. ऐसा नहीं करना, ठीक है? चलो गाइस, सो बेसिकली अब हमें थर्ड पॉइंट को बना के लिखना है। थर्ड पॉइंट में क्या है कि उनका ब्लड क्रिटिकल नहीं है, ओके, एंड दे कैन इजिली स्विच। तो मैं लिख सकती हूँ, व्हेन द प्रोडक्ट is not crucial to the buyer's need and the substitutes are easily available।
लिख लिया। अब जो मैं लिखवाने जा रही हूँ वो पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे मार्क नहीं किया जानबूझ के, बट अब मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चा उस पॉइंट को नहीं लिखता है। अब आप, ये येलो वाले पॉइंटर्स थे, अब आप मेरे को जरा ब्लू वाले पॉइंटर्स देखना। देखो क्या लिखा हुआ है एक पॉइंट यहाँ पे, बायर्स आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन द फर्म। मोर कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, ध्यान से सुनना। इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि इस पे आता है एक अलग से सवाल, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। देखो हमेशा कहती हूँ, बायर्स आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड, यानी कि बायर्स अपना झुंड बना के जब चलते हैं, देखते हो तुम लड़कियां जब शॉपिंग करने जाती है ना, 5 ग्रुप में जाती हैं, ठीक है, आप सामने वाले को बोलोगे भैया देना है क्या आपको, 100 रुपए में दे दो, 250 तो हम नहीं देंगे। हाँ, देख लो भैया 5 लड़कियां हैं, हम 5 टॉप बिक जाएंगे आपके, वरना 5 के 5 हो गए। ये क्या होता है बेटा, ये होता है बायर्स आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन द फर्म्स, यानी ये आपस में इनका ग्रुप चल रहा है। सप्लायर जो है ना, उनका ग्रुप, उनका गुट नहीं चल रहा है, किसका ग्रुप चल रहा है, बायर का ग्रुप चलता है। तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ, तुम सीए स्टूडेंट हो, तुम मार्केट में क्लास खरीदने के लिए जाते हो, ठीक है, मान लो तुम सारे आज जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं, ठीक है, सारे बच्चों तुम सारे दोस्त हो आपस में, तुम गए खरीदने के लिए, मेरे पास आए हैं, देख लो मैम हम इतने बच्चे हैं, आपको देख लो अगर आपको इतने में लगाना है तो, वरना फिर हम लेंगे तो सारे लेंगे, वरना हम में से कोई भी नहीं लेगा। तो क्या ये अब मेरे को प्रेशर फील हो रहा है, समझे मेरी बात? तो ध्यान से मेरी बात सुनना, जिसके वर्ड के आगे कॉन्सेंट्रेटेड लिखा होगा ना, मतलब उसका पल्ला भारी है, मतलब वो ग्रुप बना के चल रहा है, ठीक है। ये वर्ड बायर के आगे भी लग सकता है, सप्लायर के आगे भी लग सकता है, समझे मेरी बात? बायर के आगे लगेगा तो बायर ग्रुप बना के चल रहा है, ये समझ लेना, और जब बायर ग्रुप बना के चलेगा तो हम पे, मेरे पे भारी होएगा। तरुण तुमको समझ में आया तो थम्स अप कर दो, क्लियर हो गया? तो अब ये पॉइंट जो बच्चा भूल जाता है, मैं इसको 4th पॉइंट बना के लिख रही हूँ, आप चाहो तो उसको वहीं पे एक्सटेंशन लिख के सकते हो, बट मेरे लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो मैं लिख रही हूँ व्हेन बायर्स आर more concentrated than company या organization or the producer, then the सप्लायर अगर वर्ड लिखा हो तो यानी सप्लायर ग्रुपिज्म कर रहे हैं, जो कि आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, ओलिगोपोली डुओपोली पढ़ा होगा, पढ़ा था इकोनॉमिक्स में, सप्लायर अपना गुट बना के चलते हैं, ओलिगोपोली में क्या करते हैं, 20 जनों का झुंड बना होता है, दे डिसाइड द प्राइस, तो यानी कि सप्लायर का पल्ला भारी होता है। मेरा बच्चा जो अभ्यास आज ले रहा है ना, वो गलती करेगा इन एग्जाम। आई एम रियली वेरी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, इन डेप्थ कवरेज, फॉर्मेटिंग, वाओ, सब कुछ तो हो जाएगा उसका यहाँ पर। क्लियर हो गया, याद हो गया, ठीक है। तो देखो अब मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, मान लो अब मेरे को एक सवाल मिलता है क्वेश्चन बैंक के अंदर या एग्जाम के अंदर, सवाल में लाइन ये वाली लिखी आती है, 4th पॉइंट को क्वेश्चन बना दिया जाता है, बायर्स आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन, यानी कि किसके बारे में बात कर रहा है, बायर का पल्ला भारी है, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, ठीक है, तो इसको याद रखोगे, डन 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 डन, क्लियर हो गया? और भी कुछ करते हैं कि प्रेजेंटेशन में, ये इतना ही बहुत है? Some conclusion. Conclude. देते हैं क्या कंक्लूजन पक्का? Yes, ma'am. डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर कंक्लूजन, आओ भैया, ये कहाँ से सीख के आए, देखिए हम जरा, हमने क्वेश्चन लिखा था और यहाँ पे हमने इसके कंपोनेंट लिखे थे, अच्छा उसके बाद भाई ये क्वेश्चन फिर लिखा, मीनिंग डायग्राम वगैरह सब बना दिया, फिर मेरे को तो कहीं से कोई कंक्लूजन नहीं दिख रहा, मानवी को दिख रहा है, मानवी बताओ बेटा कंक्लूजन कहाँ दिख रहा है? अरे कोई बात होगी तो ही तो कंक्लूड करोगे, कोई बात है इस मुद्दे में, कोई मुद्दा है? ओके
तो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। तो अब मैं आपको बताती हूँ एक पेंडिंग चीज, दैट इज द डायग्राम एलिमेंट, जो कि अभी तक हमने नहीं जाना है कि कब हमें बनाना चाहिए, कब नहीं बनाना चाहिए, और अगर बनाना चाहिए तो कौन से पेज पे बनाना चाहिए, प्लेसमेंट उसकी। ओके, तो गाइज अच्छा एक बात मुझे बताओ, पहले इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में क्या आपको लगता है कि माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल का कोई डायग्राम आपने अपने स्टडी मैट में देखा या मेरे हैंडमेड नोट्स में देखा? यस और नो? देखा? मैम हमने स्टडी मैट उठाया ही नहीं। नो। ओके, मैंने बना रखा है ये डायग्राम, तो ये कहां से उड़ के आया ये डायग्राम? ये उड़ के आया ये डायग्राम? नो मैम, कहां से है डायग्राम ये? हुआ रिकॉल? हुआ रिकॉल? हाँ, तो ऐसे डायग्राम्स, अब सुन लो मेरी बात, जो डायग्राम मेरी किताब में है उन टॉपिक्स पे अगर क्वेश्चन आता है तो आपको डायग्राम बना के ही आना है। क्लियर? अब क्वेश्चन एक मुद्दे पे आए, जैसे कि अभी एक मुद्दा कौन सा था, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, तब भी पूरा डायग्राम बनेगा। दो मुद्दे पर आए, बायर सप्लायर दोनों पे आ जाए, तब भी डायग्राम बनेगा। माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस सारे एक साथ आ जाए, तब भी डायग्राम बनेगा। खाली थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स आएगा, तब भी डायग्राम बनेगा। एम आई क्लियर? तो अगर मेरे नोट्स के अंदर डायग्राम बना हुआ है तो आपको डायग्राम बना के एग्जाम में आना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कहाँ पे बनाना है। ओके, सो जब भी हम क्वेश्चन को राइट करने की कोशिश करते हैं, अब जैसे एग्जांपल यहाँ पर देखो, मैंने बहुत इंटेलिजेंटली यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने सिर्फ नंबरिंग करी हुई है 1 2 3 4 5, है ना, सिर्फ नंबरिंग करी हुई है ना। तो जैसे मैं यहाँ पर क्या करती, यहाँ पर इसकी जगह मैं डायग्राम बना देती और लिखती, अकॉर्डिंग टू माइकल पोर्टर देयर आर 5 फोर्सेस इन द इंडस्ट्री एज डिपिक्टेड इन द डायग्राम, एज शोन इन द डायग्राम। ठीक है, मतलब खत्म। क्योंकि मैं डबल डबल काम क्यों करूं भाई, 5 प्रेशर यहाँ लिखूं फिर डायग्राम बनाओ फिर 5 प्रेशर लिखूं, इतना तो एग्जाम का प्रेशर नहीं है जितना इसका प्रेशर हो रहा है। ठीक है, चलो ये काम तो यहाँ पर हो गया। मैम अगर ऐसा ना हो पाए तो क्या करना चाहिए? अगर ऐसा नहीं हो पाए तो ध्यान रखना, दो ऑप्शन है तुम्हारे पास। एक ऑप्शन ये कि आंसर फ्रेम करते करते तुम्हें प्रैक्टिस हो चुकी है डायग्राम बनाने की। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि नहीं, तुम्हें डायग्राम ड्रॉ करने की प्रैक्टिस नहीं हुई है, जब तुम आंसर लिख लेते हो तब तुम्हें याद आता है चलो एक डायग्राम तो हम बना देते। तो अगर तुम कैटेगरी नंबर 2 में फॉलो करते हो तो तुम्हें बाद में याद आ रहा है कि मैम चलो डायग्राम बना दो, ठीक है यहाँ पे डायग्राम बना दो, आंसर खत्म होने के बाद डायग्राम बना दो। ठीक है, बट डायग्राम पे लिखोगे इट इज डिपिक्टेड इन द डायग्राम, शोन इन द डायग्राम, मतलब ये चीजें लिखी होनी चाहिए। अगर आप अपना स्टडी मैट देखे तो बताते हैं इन द फिगर नंबर ये लिखते हैं ना, आपको भी बताना पड़ेगा इन द डायग्राम नंबर ये, और डायग्राम पूरा लेवल होना चाहिए माइकल पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल डायग्राम। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। ओके, अगर आप ऐसे हो कि नहीं आप मेरे साथ प्रो हो चुके हैं, आपको पता है कि डायग्राम कहाँ बनाना है, तो मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, क्या कि अगर ये चीज नहीं होती, ये पॉइंट नहीं होता, तो मैं डायग्राम यहाँ बनाती, यहाँ पर मेरी प्लेसमेंट यहाँ पर होती, मेरी प्लेसमेंट यहाँ पर होती। अब क्यों होती, प्रैक्टिस करेंगे, आपको धीरे करके एक्सप्लेन करूंगी कि ऐसा क्यों है। बस यहाँ पर रीजन बता देती हूँ आपको। यहाँ पर रीजनिंग ये है बेटा, क्योंकि डायग्राम यहाँ पर वही बच्चा बना पाएगा जिसको बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, और जिसको अच्छे से आता है ना, वो डायग्राम बना के ना सामने वाला जो कॉपी चेक कर रहा है ना, उसको ये बता देगा, अरे सुन तू क्या, तुझे भी पूरा आंसर पढ़ने का मन नहीं, मैं भी नहीं चाहता कि तू पूरा आंसर पढ़ के अपना टाइम वेस्ट करे, तो डायग्राम देख, डायग्राम में कोई गलती तुझे मिलेगी नहीं। ठीक है, और मेरे को मार्क्स दे दे, तू भी खुश मैं भी खुश। समझे? जब कोई बंदा कॉपी चेक करता है ना, उसको कितने रुपए मिलते हैं कॉपी चेक करने के, पता है? आर यू पीपल अवेयर उसको कितने रुपए मिलते हैं कॉपी चेक करने के? एनी गेसेस, एक कॉपी चेक करने के कितने रुपए मिलते होंगे?
एस्टिमेशन तो लगाओ, 500, क्या बोल रही है? 500, 500 रुपए, तरुण ने भी बोला 500 रुपए। आओ बेटा, तुम्हें सच्चाई से तुम्हारा सामना कराएं। ओ हो। शॉक मत हो जाना तुम। कितने रुपए? 90, बस 90। जी, बस 90। अब मैं इसको राउंड ऑफ कर देती हूँ, 100 कर देती हूँ, ताकि कैलकुलेशन में आपको आसानी रहे। आपको समझ में आएगी चीजें कि आपको अपनी कॉपी में डायग्राम्स क्यों ड्रॉ करने चाहिए। सुनना, मैं कैलकुलेशन के लिए 100 लेके चल रही हूँ, ठीक है? अब ध्यान से, जो बंदा कॉपी चेक करता है वो एरा गैरा नथु गैरा नहीं होता है। वो या तो सीए होता है, सीएस होता है, सीडब्ल्यूए होता है, एमबीए होता है, प्लस इंटर की कॉपी चेक करने के लिए मिनिमम 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, फाइनल की कॉपी चेक करने के लिए मिनिमम 8 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये एक्सपीरियंस 5 इयर्स, ये एक्सपीरियंस 8 इयर्स। मैं आपको मोटा माटी बता रही हूँ। उसके बाद में मतलब पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ठीक है? उसके बाद में वो बंदा एलिजिबल नहीं होता है, उसके बाद में वो एक एग्जाम देता है। जिस जिस सब्जेक्ट की वो कॉपी चेक करना चाहता है, उसको उस सब्जेक्ट में, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, 75 या 80% मार्क्स लाने होते हैं। तो अगर उसके 75 मार्क्स खुद नहीं आ रहे तो वो कॉपी चेक करने के लिए एलिजिबल नहीं होता। तो मतलब उस बंदे ने एग्जाम दिया होगा, एग्जाम देने के लिए पढ़ाई भी करी होगी। अब एक बंदा जो फाइनल की कॉपी चेक करेगा, उसको एग्जाम्पल सीए करे हुए कितने साल हो गए होंगे? मिनिमम 8 इयर्स, क्योंकि एलिजिबल तभी आएगा। उसके बाद वो 8 साल, तुमको याद है तुमने 8 साल पहले क्या पढ़ा था ज्योग्राफी में? ठीक है, तो मेन सब्जेक्ट फिर भी याद रहता है, टैक्स फिर भी याद रहेगा, वो प्रैक्टिस कर रहा होगा, ऑडिट चलो फिर भी याद रहेगा। अब मान लो किसी बंदे को एफएम की कॉपी चेक करनी है, एफएम उसका फोटो है ही नहीं, तो क्या कर लेगा वो? तो बेचारा दोबारा पढ़ेगा। मान लो उसे एफएम की कॉपी चेक करनी है, अब वो एफएम की कॉपी चेक करने के लिए 8 साल की एलिजिबिलिटी करेगा, फिर एग्जाम देगा, उसमें 75 है यानी 85 है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, वो उतने मार्क्स लेकर आएगा, वरना रीअपियर करेगा वहां पर भी अटेम्प्ट। जब तक वो क्लियर नहीं करेगा, क्योंकि जब टीचर जो कॉपी चेक कर रहा है, इवैल्यूएटर, वो अगर मार्क्स नहीं ला रहा तो बच्चों को क्या ही कॉपी चेक करेगा। तो अब यहाँ पे मिनिमम 75% लेके आएगा, एग्जाम देगा, फिर जाके वो क्या बनेगा? एलिजिबल बनेगा। अब उसको कॉपी अलॉट होंगी, ठीक है? अब मैं तुमसे पूछती हूँ, एक व्यक्ति जिसके पास डिग्री है, 8 साल का या 5 साल का एक्सपीरियंस है, उसने एक एग्जाम भी पढ़ लिख के पास करा, जिसमें उसने इतनी अच्छी परसेंटेज भी लाया, और सीए के एग्जाम के लेवल से ज्यादा का लेवल का एग्जाम आता है यहाँ इनका, ठीक है? देयर इज लाइक, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी एग्जाम को दे चुके हैं, दे आर द कॉपी चेकर्स, ठीक है? सो आई नो द प्रोसेस, होल प्रोसेस अबाउट इट। मेरे को तो आई एम द डेफिशिएंट, बिकॉज मैं आईसीआई के अकॉर्डिंग या तो आप बैक एंड पे काम कर सकते हो या तो आप फ्रंट एंड पे काम कर सकते हो। बैक एंड का मतलब ये है कॉपी चेकिंग एवरीथिंग, ठीक है? या फिर आप पढ़ा सकते हो। तो मैं फ्रंट एंड पे काम करती हूँ, जो कॉपी चेक करते हैं वो बैक एंड पे काम करते हैं। तो आप इन दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हो। तो मैंने फ्रंट एंड चूज किया हुआ है, ठीक है? तो इसलिए मैं बैक एंड पे नहीं जा सकती, बट आई डू हैव माई फ्रेंड्स जो कि बैक एंड पे कॉपी चेक कर रहे हैं। अब एक इंसान जिसके पास इतना एक्सपीरियंस है, उसने एग्जाम को क्वालिफाई करा है, अब मैं तुमसे पूछती हूँ, उसकी पर आवर की कॉस्ट, तुम्हें क्या लगता है कि उसे कितने एक घंटे अगर वो काम करता है तो कितने रुपए मिलने चाहिए तुम्हारे हिसाब से? सोचो, तुमने इतनी मेहनत से सीए क्लियर करी, 8 साल का एक्सपीरियंस गेन करा या 5 साल का एक्सपीरियंस गेन किया, उसके बाद तुमने एग्जाम क्वालिफाई किया, कितने रुपए की कॉस्टिंग लगाओगे अपनी पर आवर की? 5,000 रुपए मिनिमम घंटा, 3 से 4 हजार। 5,000 रुपए घंटा, 8 साल का एक्सपीरियंस पे कम से कम 4,000 रुपए घंटा, और 5 इयर्स हाँ, ऑफ एक्सपीरियंस, इतना तो कम से कम लेके चलोगे। अब मैं कहती हूँ तुमने 5,000 रुपए प्रति घंटा पर आवर की कॉस्ट निकाली। ध्यान से सुनना, एक कॉपी चेक करने से मोटा माटी 100 रुपए मिल रहे हैं, तो कितनी कॉपी चेक करूँ कि मेरे 1 घंटे में 5,000 वसूल हो जाए? 50 कॉपी। ओ माय गॉड, 1 घंटे में तो मिनट ही 60 होते हैं, तो 1 घंटे में 60 मिनट्स, ओहो हो, वर्सेस 50 कॉपीज, ओहो हो। तो एक कॉपी पे कितने मिनट वो देगा बंदा अपनी कॉस्टिंग निकालने के लिए? तो आपकी कॉपी कैसी होनी चाहिए? क्या समझ में आया कुछ आपको? ओम कह रहा ये तो डिसाइड कर लिया मैंने कि कॉपी चेक नहीं करनी है।
मैम इसमें तो कर लेंगे डायग्राम वगैरह एसएम में तो, पर बाकी सब्जेक्ट्स में कैसे करेंगे, जैसे अकाउंट्स हो बाकी गई, सब्जेक्ट देखो हो गई। अकाउंट्स में इसलिए बोलते हैं, मैं आपको बताती हूँ, प्रेजेंटेशन वहां भी मार्क होती है। अकाउंट्स हो गया तुम्हारा, कॉस्टिंग हो गया तुम्हारा, एफएम हो गया तुम्हारा, जो तुम्हारा ये बिल्कुल प्योर न्यूमेरिकल वाला पेपर होता है ना बेटा, उसमें पता है क्या करते हैं, उसमें ना जब भी तुम्हारे तुम जो भी चीज निकालते हो, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे थे, एग्जाम्पल दे रही हूँ। WACC के लिए क्या क्या निकालोगे बताओ मेरे को, एग्जाम्पल बताओ, क्या क्या निकालोगे, क्या क्या निकालोगे कॉस्ट WACC ऑफ के लिए? इक्विटी, कॉस्ट ऑफ के डिबेंचर, ई निकालोगे, केडी निकालोगे, निकालोगे, कॉस्ट यही ऑफ सब इक्विटी, निकालोगे, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। निकालोगे। उसके बाद जाके आगे WCC निकालोगे, यस मैम। यस और नो। तो जब तुम केई की कैलकुलेशन करते हो, तो उसको जब कैलकुलेशन करते के तुम लास्ट में केई निकालते हो, के निकालकर उसको पुट इट इन अ बॉक्स, पुट इट इन अ बॉक्स, मार्क यहाँ पर 1। जब तुम के डी निकालते हो, तुम्हारा जो भी वैल्यू आया, पुट इट इन अ बॉक्स, मार्क 2। फिर यहाँ पर आप लिखते हो 1 2, एग्जाम्पल के ही आया 1.25, सो यू राइट ओवर हियर 1.25। यहाँ पर आप लिखते हो ऊपर, जैसे आप पावर लिखते हो ना, ऐसे यहाँ पर रेफरेंस दी जाती है कि आप 1 लिख रहे हो। दिस इज हाउ यू गो इन द न्यूमेरिकल पेपर। स्टैट्स में भी ऐसे ही होता है, अगर आपके पास बीकॉम में स्टैट्स है, वहां पर भी ऐसे किया जाता है। वैल्यूज को जब आप अपब्रिंग करते हो, तो ये वैल्यूज निकालते हो, उसको पुट इट इन अ बॉक्स, जो कि लोग नहीं करते हैं। आपको ऐसा सोचो, जो जो स्टेप पे आपको मार्क्स चाहिए ना, वो आंसर आपको डब्बे में डालना है, बस। तो आपको केडी के मार्क्स चाहिए, हाँ चाहिए, डब्बे में डाल दो उसे। के का मार्क्स चाहिए, हाँ डब्बे में डाल दो उसको। फिर लास्ट में WCC आया, अब सुनो, WCC आया यहाँ पर, ठीक है, WCC यहाँ पर आया, यहाँ पर उसको डब्बे में नहीं डालना, बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ योर कैलकुलेशन। अब नीचे आप लिखोगे WACC इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आई है आपकी, मान लो 3 पॉइंट समथिंग एग्जाम्पल जो वैल्यू आई, अब इसको डब्बे में डालोगे, अब इसका मार्क्स मिलेगा। तो जो आपके न्यूमेरिकल पेपर होते हैं, उसके अंदर डब्बों में ऐसा डाला जाता है कि जब जब वो बंदा कॉपी चेक कर रहा हो ना, डब्बे 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 देखेगा वो, और टिक टिक मार्क करता चला जाएगा कि हाँ बच्चा सही कैलकुलेशन करते हुए आगे आगे जा रहा है। अगर मान लो यहाँ पर के ई रॉन्ग हो गया तुम्हारा, तुमने यहाँ पे 1.25 निकाला था, ठीक है, गलती से तुमने यहाँ पर 1.5 कर दिया, यहाँ पर 2 रह गया, तुम्हारा पूरा कैलकुलेशन गलत हो गया, ठीक है। WACC तुम्हारा गलत आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, बट क्योंकि वो 2 डब्बे ऑलरेडी चेक कर चुका है यहाँ पर, तो इस 2 डब्बे के मार्क्स जरूर देगा। पर अगर तुमने डब्बे में पुट नहीं किया होगा, तो उसकी डिस्क्रिप्शन होगी कि उसने कहां तक चेक किया था स्टेप वाइज में, और फिर वो उसके अकॉर्डिंग मार्क्स देगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पेपर में इसीलिए जल्दी जल्दी कॉपीज चेक करने की वजह से आपको डब्बे में सारे के सारे आंसर्स देने चाहिए। समझ में आ गया? यस मैम। आज ना एक्चुअली लाइट नहीं है, वी आर रनिंग ऑन द इन्वर्टर मोड, बिना एसी का बैठा हूँ मैं तो। चलो गाइस, मेरे पे भी मैम तो प्रेशर। उसको वापस वही एग्जाम देनी पड़ती है, दूसरी एग्जाम लगती है उसकी। क्या कह रहा है? उसको वापस वही एग्जाम देनी पड़ती है अगर उसके 70 से अबव नहीं है हाँ तो 70 तो उसको नहीं है, 75 मिनिमम है, आई गेस 85 ही है मेरे ख्याल से, 70 में कम बोल रही हूँ। अगर नहीं होता है तो आपको वापस से अपीयर होना पड़ता है एग्जाम के लिए। और ये मैं बताती हूँ, 2015-16 तक तो एग्जाम नहीं था, 15 के बाद एग्जाम आया है, तो बिकॉज तो वही सेम क्या मतलब वही सेम अटेम्प्ट देना पड़ता है, जैसे कि आगे वाला अटेम्प्ट चल रहा हो 28 समथिंग 28 ईयर 2028 में चल रहा है वो वाला अटेम्प्ट, मई 2028, तो उसको उसकी कॉपी चेक करनी है तो वही वाला अटेम्प्ट देना पड़ेगा, फिर उसके अंदर 85 लाने पड़ेंगे। नहीं 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 नहीं, दिस इज जस्ट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यू हैव टू गिव इट वंस। ओके। नॉट क्लियर? नाउ दिस इज एज पर नाउ, रूल्स तो कभी भी चेंज हो सकते हैं, यू गाइस नो इट वेरी वेल। अब वो कल को निकाल दे कि कंटिन्यू करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, तो फिर अलग बात है। पहले तो ये एग्जाम भी नहीं होता था, तो बस ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस एंड पीपल यूज टू नो गेट द कॉपीज एंड एवरीथिंग। तो सिर्फ आपको क्वालिफिकेशन पोस्ट एक्सपीरियंस आप वो डालते थे, एप्लीकेशन फाइल करते थे, एंड आप कॉपी चेकर बन जाते थे, और आपके घर पे कॉपीज आ जाया करती थी।
बट जब से डिजिटलाइजेशन हुआ कॉपीज का, तो वहाँ पर फैकल्टीज का भी, जो सॉरी कॉपी चेकर्स हैं उनका भी अपग्रेडेशन हुआ, एंड उनके लिए भी एग्जाम रखा गया, ताकि वो कॉम्पिटेंट होंगे तो वो अच्छी तरीके से कॉपी को चेक कर सकेंगे। ये एक सोच रखी गई थी इस वाले क्लॉज के पीछे, एंड आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड अप्रोच, क्योंकि जो पर्सन कॉपी चेक कर रहा है दैट नीड टू बी कॉम्पिटेंट। अगर उसके 80% नंबर नहीं आ रहे हैं तो उसका मतलब वो कॉम्पिटेंट नहीं है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन पर मैम कौन क्यों नहीं एग्जाम देगा जब कंसल्टेंसी हो? क्या? मैम गलतियां तो वो तब भी करते हैं चेक करते टाइम। देखो, ह्यूमन तो हर एक इंसान है। मैं टीचर हूँ, मैं आंसर राइट करूंगी, मैं भी गलतियां कर सकती हूँ। ह्यूमन तो हर एक इंसान है। मैं तो नहीं एक, मैम, हाँ, मैंने अपने सजेस्टेड आंसर चेक किए थे जैन 25 के, सजेस्टेड तो आंसर्स। उसमें अभी तो जो आईसीए ने डिस्क्लेमर दे दिया ना कि ये तो सजेस्टेड आंसर है, दीज आर जस्ट द सजेस्टेड। हम पागल थोड़ी हैं कि हाँ इस क्वेश्चन बैंक के होते हुए, आप देखो ये क्वेश्चन तुम्हारी जो आंखों के सामने है, ये खुद पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। तो जो ये आंसर यहाँ लिखा होगा, ये आंसर तो सजेस्टेड से उठाया होगा, मैंने कहाँ से उठाया होगा? वहीं से उठाया होगा। ठीक है, बट फिर भी हम अपने प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग लिख बट रहे मैम, हैं। फिर हाँ, अब जैसे कि मैं जो बता रहा हूँ ना, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में चैप्टर है अकाउंट्स में, जी, तो जो सजेस्टेड आंसर्स में जो एंट्री थी ना, उन्होंने 2 एंट्री को मर्ज कर रखा था और मैंने अलग अलग दिखा रखा था, बट उन्होंने मेरी काट रखी थी, वो एंट्री काट दी उन्होंने मेरी पूरी। देखो, अभी तो शुरुआत है। अभी जो तुम्हें पता चलेगा जब तुम एएफएम का पेपर लिखोगे ना। बच्चे की कॉपी देखी मैंने, एएफएम का पेपर देखोगे 3.889 मान लो वैल्यू आ रही है कैलकुलेटर पे, ठीक है। उस बच्चे ने इसका भाई, हम 3 फिगर नॉर्मली नहीं लेते, हम 2 फिगर लेते हैं, पॉइंट के बाद की, डेसिमल की बात की। बताओ कितना लिया होगा उस बच्चे ने? 3.88 यही लेगा भाई। वो 9 वो नहीं लेगा तो 88 लेगा। उसने इससे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा, और क्वेश्चन सॉल्व कर करके मतलब आंसर अगर मान लो 10.13 आना है, 13 आना है, ठीक है, उसका आंसर 10.12 आया। मतलब इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है भाई, उसको 4 में से 1 नंबर दिया हुआ है। ये तो बस शुरुआत है, ठीक है। तो जैसे कहते हैं ना, मैं सच्ची बताऊं, हमारे माँ बाप होते हैं ना, माँ बाप, हम अपने माँ बाप के लिए ना कभी 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 भी खरे उतर ही नहीं पाते हैं। हमेशा हमारे में कोई ना कोई कमी उनको दिखती है। अरे मेरा आज पढ़ ली है अच्छी तरीके से, तो अरे मेरा बेटा तो काम ही नहीं करता घर का। मतलब उनको आप कभी संतुष्ट कर ही नहीं सकते। जीवन, माँ बाप को हमसे इतनी एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है। मैं सोचती थी आई मेक माई फादर हैप्पी बाय डूइंग दिस, अरे एक चीज करती हूँ दूसरे में लैग कर जाती हूँ। तो यही चीज होती है आईसीए के साथ में। आप जितना करोगे, दैट इज जस्ट लाइक अ फादर, जस्ट लाइक योर पेरेंट्स। आप जितना करोगे, भाई इतना क्या करे, मतलब वाओ, मतलब हम क्या करें, तो आपको ऐसे ही महसूस होगा। तो पासिंग योर सीए एग्जामिनेशंस इज जस्ट लाइक द बॉन्ड between you and your parents. Sometimes it is good, sometimes it is not that great, ठीक है, but you have to move on just like your bond. You have to keep trusting ICAI. One day it will be. And also मैं एक चीज बोलती हूँ, यहीं पर आपका जो है ना लक जो होता है ना काम करता है। अब जिसके पास वो चेक होने के लिए गई है, मान लो मेरे पास चेक होने के लिए गई है, मैं वो बड़ी जिद्दी इंसान है, मेरे को पता है भाई क्रंची, बिल्कुल क्रंच वाला रिपोर्ट कार्ड बनाना है। भाई मैं तो इस पे मार्क्स काटूंगी, क्या करूं, मेरी मजबूरी है। मैं तो स्पेलिंग मिस्टेक पे मार्क्स काट लूंगी, मेरी तो मजबूरी है। मुझे तो क्रंच रिपोर्ट देनी है, बिल्कुल ही निचोड़ी हुई। अब मान लो यस नहीं, मैम, मेरे ऐसा को ही हुआ बोला था। हुआ कि भाई नहीं, दिल खोल के नंबर दो। भाई बच्चे ने लिखा तो है, अरे 3.88 लिखा तो है, हाँ, बात तो सही है, राउंड ऑफ करके तो इतना ही बनता है, दे दो नंबर, कोई बात नहीं। तो फिर दिल खोल के जब मार्क्स करने की बात आ रही है, तो फिर तब आपकी नैया पार हो जाती है। नाउ यू अंडरस्टैंड, जो अभी फाइनल का रिजल्ट आया है उसमें कितना दिल खोल के परसेंटेज पे पास हुए हैं, हुए ना पास। फाइनल्स की अगर मैं बात करूं बच्चों की, यस मैम। क्या दिल खोल खोल के पास हुए हैं फिर? तो दिस इज अबाउट द दिल। इट इज जस्ट लाइक अवर पेरेंट्स, जब उनका दिल करता है भाई ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, अदरवाइज पैसे के पेड़ पे उगते हैं, जस्ट लाइक दैट। आई होप आप सभी लोग मेरे से मतलब मेरे साथ वाइब कर पा रहे होगे इस चीज के अंदर। बाकी मैं आपको ये बोलूंगी, जस्ट ट्रस्ट ICAI। एंड आप अगर इंटेलिजेंट हो, वन डे यू विल गो थ्रू। माइट बी आज वो दिन नहीं है आपका, बट यस आएगा वो दिन, ठीक है। चलो,
तो डायग्राम के ऊपर बात हो गई, आ जाओ अब नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, यू आर गोना रीड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये वाला। यस, सो रीड द क्वेश्चन तरुण। तरुण की आवाज फट रही है। ओके पूर्वांशी, अपनी सुरीली आवाज में तुम ही क्वेश्चन पढ़ लो। Okay, What are ma'am. the factors? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कंटिन्यू पूर्वांशी। Explain the conditions in which rivalry among competitors tend to be cutthroat and industry profitability is low. ओके, क्वेश्चन किसके ऊपर है? राइवलरी के ऊपर है, एंड राइवलरी इज वन ऑफ द, 5 forces. वेरी गुड। और ऊपर उसने क्या लिखा है? एज पर वन ऑफ द 5 फोर्सेस ऑफ द कंपटीशन, माइकल पोर्टर स्टेटेड दैट मोर इंटेंसिव इज द राइवलरी, द लेस अट्रैक्टिव इज द इंडस्ट्री। और इसी के उपलक्ष्य में उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है राइवलरी को बता दीजिए। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन है, केस स्टडी है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है? Direct डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए हाथ खड़े करें। मेरे हिसाब से एप्लीकेशन बेस्ड है गाइस। कौन कौन मेरे साथ है? कोई भी मेरे साथ नहीं है? पक्का डायरेक्ट क्वेश्चन है? ठीक है, Yes, ma'am. अब तो इतना कह रहे हो तो मैं मान लेती हूँ। चलो इस क्वेश्चन को ओरली सॉल्व करते हैं पहले, कि क्या कहता है क्वेश्चन। तो हम लोग जो है सबसे पहले क्वेश्चन का नंबर लिखते हैं। लिख दोगे क्वेश्चन का नंबर? बताओ क्या लिखोगे? क्वेश्चन नंबर 24 बॉक्स में डाल दोगे। हेडिंग में क्या लिखोगे? माइकल पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल। उसके बाद जैसा अभी किया था वैसा वैसा कर दोगे, बोलो हाँ कि ना। यहाँ पर क्या किया था? अकॉर्डिंग टू माइकल पोर्टर देयर आर 5 फोर्सेस, ये आ जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में कौन सी फोर्स अट्रैक्ट होती है? बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर तो नहीं आएगी यहाँ पर, क्या आएगी? rivalry of existing. बताओ इसमें से कौन सी आएगी? तुम खुद बताओ, मुझे तो नहीं पता है। Rivalry among existing. ओके, पक्का? देखो ये वाला डायग्राम से देख लो, अगर इससे अच्छा नहीं लगता तो ये डायग्राम देखो। न्यू एंट्रेंट की बात की गई है? नहीं। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर? नहीं। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर सेलर? नहीं। नेचर ऑफ राइवलरी यानी एग्जिस्टिंग राइवल्स अपने, उसकी बात की गई है। राइवलरी वर्ड है क्या? यस, दिस इज द आंसर। अब इसके आंसर पर चलते हैं। इसका आंसर क्या कहता है? यहाँ पर आ गए, राइवलरी इन द इंडस्ट्री। तो दिस इज द आंसर। तो ये हमारा लगेगा आंसर में, राइवलरी इन द इंडस्ट्री। राइवलरी क्या होती है? दुश्मनी। राइवलरी मतलब दुश्मनी। कौन से दुश्मन? जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी इंडस्ट्री के अंदर हैं। ठीक है, बात समझ में आई? अगर आप इंडस्ट्री में हो और आपके राइवल्स हैं, यानी कि आप सच में इंडस्ट्री में हो। समझ गए? अगर आपके राइवल्स ही नहीं है, यानी कि आपके दुश्मन ही नहीं है इस इंडस्ट्री के अंदर, यानी कि आप इंडस्ट्री में नहीं हो। समझ गए ना? क्लियर हो गया? चलो उसके बाद क्या करोगे? जैसे यहाँ पर बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर को एक्सप्लेन किया था, अब किसको एक्सप्लेन करोगे? राइवलरी को एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, मैं आपको राइवलरी एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ से। बहुत सारे बच्चों को इस वाले क्वेश्चन में दिक्कत आती है। ठीक है, आती है? किस किस को दिक्कत है इस वाले क्वेश्चन के अंदर? मैं पॉइंटर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, आंसर आप फ्रेम करके लिखेंगे। ठीक है, कंक्लूजन कोई आएगा नहीं। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से मेरी बात सुनना और मुझे आंसर करना। देखो बेटा, ये एक रोटी है, ये एक रोटी है, खाने वाले 5 थे, कोई दिक्कत नहीं। एक बंदा और ऐड हो गया, 6 हो गए। चलो भैया कोई बात नहीं, हमने इसमें भी क्या करा? बंटवारे कर लिए, 8 हो गए, बंटवारे कर लिए। अब ऐसे करके बहुत सारे लोग आते जा रहे, आते जा रहे, आते जा रहे हैं। तो जब इंडस्ट्री के अंदर लोग आते जाएंगे तो बताओ, कंपटीशन इंटेंस हो जाएगा या इजी हो जाएगा? इंटेंस हो जाएगा competition। इंटेंस हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई?
अब जब इंटेंस कंपटीशन इंटेंस हो जाएगा तो अब क्या करेंगे, हाय मेरा सामान बिक जाए, मेरा सामान बिक जाए, तो लोग क्या करेंगे, हो सकता है अपने सामान का प्राइस कम करना शुरू कर दे। अरे तुम मेरे से क्लास ले लो, मैं तो 500 रुपए में दे दूंगा। अरे नहीं, मैं तो, अरे मैं, तुम बस रजिस्ट्रेशन कराओ, बूस्टर बैच फ्री। क्या है ये भाई, क्या है ये बताओ। इंडस्ट्री में बने रहने के लिए फिर राइवल फर्म्स यानी कि जो हमारे कॉम्पिटिटर्स है वो क्या करेंगे बेटा, वो प्राइस पे खेलेंगे। जब वो प्राइस पे खेलेंगे तो क्या होगा, अब बच्चा जो है वो राजा बन जाएगा। अरे मैम मैं फ्री में बूस्टर बैच ना ले लूंगा उनका, मैं आपसे क्यों पढ़ूंगा, है ना, बात तो सही है। तो अब मैं देखूंगी अरे मेरी सारी जनता तो वहीं जा रही है, तो फिर अब मेरे को यार एक काम करती हूँ, मैं भी ना बूस्टर बैच का प्राइस ना कम कर देती हूँ, बच्चे वहां जा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके मैं भी फ्री कर देती हूँ। ये चीजें क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे करके इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी का लेवल क्या हो जाता है, लो हो Decrease. जाता है। ये इतनी बात समझ में आई। ये मुझे इसलिए समझानी थी क्योंकि एमसीक्यू आता है यहाँ से। सवाल दोबारा पूछती हूँ, जवाब देंगे। कंपटीशन जितना इंटेंस होगा प्रॉफिटेबिलिटी उतनी कम होगी, ज्यादा होगी, कम। कम होगी। क्यों, क्यों, कद्दू कटेगा सब में बटेगा। वही कस्टमर किसी और के पास जाएगा, वो सस्ते में और प्राइस देगा, तो हमारे को तो इंडस्ट्री की टोटल प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती आएगी, कम होती नजर आएगी। इसीलिए कहते हैं राइवलरी अच्छी नहीं होती। कहते हैं ना, सुना होगा, दो 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 बिल्लियों के, या पता नहीं, दो बिल्लियों की लड़ाई में रोटी बंदर ले गया। सुना होगा, ये दो बिल्लियां ना आपस में राइवल थी और प्रॉफिट किसको हो गया, बायर को हो गया। ऐसा होता है। चलो, तो देखो मैं आपको एक पॉइंट समझाया कि इंडस्ट्री क्या होती है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब हम पॉइंट्स पढ़ेंगे इसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, देखो क्या कहता है। अगर हमने कॉम्पिटिटर्स हमारी इंडस्ट्री में ज्यादा हुए तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। इसीलिए क्या कर लो, इसीलिए ये काम कर लो। कौन से काम कर लो, पहली बात कहता है इंडस्ट्री का लीडर। सुनो ध्यान से, अब मान लो आपकी इंडस्ट्री के अंदर भाई ये लीडर है, एग्जाम्पल मान लो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की क्लास लेनी है, भाई सोनाली मैम तो कोई लाइन में नहीं आती, हमको पता है बच्चे की फर्स्ट चॉइस ये बातें, बाकी लोग कुछ नहीं बेचते पूरा। अगर मान लो आपको डीटी की क्लास लेनी हो तो एक नाम मेरे पास आ जाएगा, यस और नो, कि हाँ ये नाम है, बाकी कोई कुछ बेच ही नहीं पा रहा है। तो जब इंडस्ट्री का क्लियर लीडर होता है तो क्या होता है, वो डिस्करेज कर देता है प्राइस वॉर्स, क्योंकि वो क्लियर लीडर है, पब्लिक उसके पास जा रही है, तो बात ही खत्म, जो वो करेगा बाकी सब वैसे ही करेंगे। तो इंडस्ट्री विल रिवॉल्व अराउंड द लीडर। अगर लीडर नहीं होगा तो क्या होगा, आपस में सब लोग झगड़ा करेंगे, प्राइस घटाएंगे और इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। Local. मुद्दा समझ में आया। चलो नेक्स्ट, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स। तो मुझे बताओ, ये तो हमारे को कम रखना चाहिए, तो जितना नंबर कम होगा, जितना नंबर कम होगा उतनी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी, और जितने राइवल्स जो होंगे वो कम होंगे उतनी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी। तो नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स क्या रखने चाहिए, हमेशा कम से कम रखने चाहिए। अगर मैं सवाल पूछूं उल्टा आपसे, तरुण मैं पूछती हूँ, मुझे अपने इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा रखनी है, तो बताओ नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स कम होने चाहिए कि ज्यादा होने चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी अगर ज्यादा करनी है तो कॉम्पिटिटर्स कम होनी चाहिए। वेरी गुड, बस। तो ये मैं आपको एमसीक्यूज पर बेस्ड आते हैं, इसीलिए आपको क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। और आप तभी रट पाओगे ना जब आपको क्लियर होगा, ये आंसर प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज द फिक्स कॉस्ट। यू पीपल मस्ट बी अवेयर अबाउट फिक्स कॉस्ट क्या होती है, ये बताने की जरूरत तो नहीं है मेरे को। चलो ओके, अब ध्यान से मेरी बात सुनना। आपको ये चीज पता है, मेरी क्लासरूम है, मेरी क्लासरूम का रेंट चाहता है, अब मैं उसमें 3 बच्चे पढ़ाऊं तो, मैं उसमें 10 बच्चे पढ़ाऊं तो, बोलो हाँ कि ना, क्लियर है। हमारी क्लासेस जूम पर हो रही है, क्या मेरा जूम का कॉस्ट फिक्स है, हाँ। अब अगर मान लो एग्जाम्पल मेरी क्लास में 25 बच्चे आ रहे हैं और मैं जूम में 100 रुपए का 100 वाले पार्टिसिपेंट्स का पैकेट लेके चल रही हूँ, क्या मेरे पास एक्सेस कैपेसिटी है, यस और नो। कितनी एक्सेस कैपेसिटी है बताना जरा,
75. 75, वेरी गुड। बताओ मैं अपनी जूम के सेशन में कितने बच्चे और ला सकती हूँ? 75 75. क्या आपको इतनी बात 75. समझ में आती है? ठीक है, अब आगे चलना, बस हो गया। तो अब मुझे बताओ, जब मुझे ये वाली बात पता है कि मैं जूम को पे कर रही हूँ फॉर 100 पार्टिसिपेंट्स, तो मैं अगर 75 बच्चे और ले आऊं तब भी मेरे को कोई पैसा नहीं देना जूम को, तो क्या मैं बिल्कुल अपना मतलब अपनी पावर लगा दूंगी कि भाई मेरे को बच्चे मिल जाए, यस और नो? और इस पावर को लगाने के चक्कर में क्या आपको लगता कि मैं कंपटीशन को और इंटेंस कर दूंगी? Yes. बस। और जैसे मैंने कंपटीशन इंटेंस किया, प्रॉफिटेबिलिटी इंडस्ट्री की क्या कर जाएगी? लो कर जाएगी। अब बात समझ में आई? क्यों कर जाएगी? क्योंकि मैं उस एक्सेस कैपेसिटी को भरने के लिए मुझे ये Utilize पता है कि करना चाहते मुझे ये पता है कि मैं मेरी फिक्स कॉस्ट दे ही चुकी हूँ, तो अगर मैं बच्चे ले आऊंगी तो अच्छा ही है ना, मेरे को बढ़िया बेटर रहेगा। क्लियर हो गया? Yep. समझ में आया? Yes, ma'am. नेक्स्ट इज द एग्जिट बैरियर्स। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, ये हर एक को समझ में नहीं आता, बट जो मैं समझाऊंगी इजीली समझना, ध्यान से समझना। पता है क्या हुआ? मैं ना 2018 नहीं 19 की बात है, कोविड से जस्ट एक साल पहले की बात है। मैं आई यूज टू हैव माय कोचिंग सेंटर इन लक्ष्मी नगर, फिजिकल कोचिंग सेंटर इन लक्ष्मी नगर, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ना मेरे को समझ में आया कि मतलब ये वो है, मनगढ़ंत बातें हैं, प्रैक्टिकल नहीं है, बट मैं तुम्हें सिखाने के लिए बता रही हूँ। अब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि यार ठीक है, बेटर ये शादी वादी कर लेनी चाहिए, ये तो क्या ही है, इस बिजनेस में कुछ रखा वक्का नहीं है, लेट्स मूव आउट फ्रॉम दिस बिजनेस, बढ़िया सा अपना सेटलमेंट करते हैं, शादी वादी करते हैं, फिर देखते हैं जहाँ सेटल होंगे वहां पे क्लास व्लास खोलेंगे, यहाँ क्या करना है, ओके फाइन। बट जैसे ही मैं एग्जिट करने लग गई, हो मेरा मकान मालिक, मैंने रेंटेड प्रॉपर्टी थी ना, ठीक है, मेरा मकान मालिक आके खड़ा हो गया, कहते मैडम अग्रीमेंट। मैंने कहा हाँ बताओ। कहते 11 महीने का अग्रीमेंट कर रखा है आपने? मैंने कहा हाँ जी कर रखा है। कहते अभी तो 5 ही महीने हुए हैं, बाकी तो 6 महीने बाकी है अभी आपके एग्रीमेंट के हिसाब से, पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा बाकी 6 महीने का भी। तो मैंने बोला अरे यार ये तो मैं फंस गई। अब मेरे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हैं जिनकी वजह से मुझे पूरा 11 महीने का टेन्योर सर्व करना पड़ेगा, यानी कि उन्होंने मुझे, उस चीज ने मुझे रेफ्रेन कर दिया फ्रॉम लीविंग, मुझे रोक लिया। और अब जब मैं रुकूंगी तो क्या क्या करूंगी, मतलब मैं क्या करूंगी? फूल पत्तियां बेचूंगी कि बच्चे पढ़ाऊंगी? बताओ। पढ़ाओगे बच्चे में. बच्चे पढ़ाऊंगी, बच्चे पढ़ाऊंगी तो कंपटीशन में रहूंगी, कंपटीशन में रहूंगी तो कंपटीशन इंटेंस होगा। अच्छा खासा मैं छोड़ के जा रही थी, कंपटीशन में एक कम हो जाता, बट नहीं, कौन आया? एग्जिट। सुनो क्या लगाया? एग्जिट पे बैरियर लगाया, वेरी इंपॉर्टेंट। किस पे बैरियर लगा मेरा ओम? मैं जा रही थी और मेरे एग्जिट पे बैरियर लगा दिया। मेरे एग्जिट पे बैरियर लगाने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे इस इंडस्ट्री को छोड़ के जा रही थी तो मैं गई नहीं, मैं इस इंडस्ट्री में रिमेन रही। जब मैं इस इंडस्ट्री में रिमेन रहूंगी तो कॉम्पिटिटर का नंबर ज्यादा होगा, प्रॉफिटेबिलिटी मेरी लो होगी। अब यहाँ पर मुझे बताओ ये इतना क्लियर हो गया है, यस और नो? यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को अभी डिफिकल्ट करने वाली हूँ क्योंकि मुझे पता है वहां पे बच्चा गलती करता है। 2 पॉइंट आते हैं। ये बैरियर वर्ड 2 जगह आता है, अगर आपको ना पता हो, एक यहाँ पर आता है एग्जिट बैरियर, और एक यहाँ पर जब हम थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस यूज करते हैं ना, यहाँ पर भी वर्ड यूज किया जाता है, बट यहाँ पर वर्ड यूज किया जाता है ये रहा, बैरियर्स टू एंट्री। बैरियर वर्ड यहाँ पर भी आता है थ्रेट टू न्यू एंट्रेंस में, बट यहाँ पे वर्ड क्या है? एंट्री। समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर हुई मेरी बात? ओके, दोबारा से एक बार क्लियर कर देती हूँ। तो गाइज ये है मेरी इंडस्ट्री, ये देखो ये है मेरी इंडस्ट्री, मान लो ये एजुकेशन इंडस्ट्री है, ठीक है, मैं इसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हूं, मैं बाहर जाने वाली थी, बट कोई ऐसा हर्डल आ गया, कोई बैरियर आ गया जिसकी वजह से मैं बाहर नहीं जा पाई। बताओ कौन सा बैरियर लगा? Exit. Exit barrier. एग्जिट बैरियर की वजह से माइकल पोर्टर की कौन सी फोर्स के बारे में अपन बात करेंगे? Rivalry. राइवलरी। अब दूसरा सुनो, दूसरा सुनो, ये है मेरी इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री। एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर मैं बैठी हुई हूँ, मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा रही हूँ, कोई और बंदा, नया नवेला बंदा आना चाह रहा था,
मैंने उसके लिए एंट्री पे बैरियर लगा दिया। हाँ, मैंने कौन सा बैरियर लगाया? बहुत सारे बैरियर्स हैं। हाँ, सबसे लास्ट वाला बहुत सुंदर होता है वो वाला बैरियर। ओहो, मजा आता है। बताऊं कौन से वाला? ये वाला, रिटालिएशन, अग्रेसिव रिटालिएशन, ये वाला मेरे को बड़ा पसंद है ये, क्योंकि मेरे खुद के साथ हुआ है ना। तो अग्रेसिव रिटालिएशन ये क्या होता है? सामने वाले को ऐसे बोल, तो इंडस्ट्री में आके तो देख, पैर रख के तो देख, तेरे को घर से ना उठा लिया ना तो मेरा नाम सोनाली जैन नहीं। ये क्या है? अग्रेसिव रिटालिएशन। ये बंदी यहाँ पर, बंदा बंदी व्हाट्सएवर, ये फैकल्टी यहाँ पर आ रहा था, मैंने क्या लगा दिया? एंट्री पे बैरियर लगा दिया, यूजिंग वन ऑफ द बैरियर्स और वन ऑफ द हर्डल्स, दैट इज द अग्रेसिव रिटालिएशन। और अब ये एंट्री नहीं कर पाया। बताओ माइकल पोर्टर के कौन से फोर्स के बारे में बात की गई है? New entrant. Threat of new थ्रेट ऑफ न्यू New एंट्रेंस। entrant. ये थ्रेट किसको है? मुझे या इस बाहर वाले को? बाहर वाले को. समझे मेरी बात? New entrant. क्लियर हुआ? कब मैंने थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस लगाया और कब मैंने, दोनों में बैरियर वर्ड है, एक में एंट्री है और एक में एग्जिट है। Exit है. ये सारा एमसीक्यू का खेल है, समझे? क्लियर हो गया? अभी गलती नहीं करोगे? चलो वापस आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं बेटा जी, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, इसकी बात करते हैं। अच्छा बताओ, अगर जो इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं या उनके जो सर्विसेज हैं, उनमें आपस में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। सोनाली मैम से पढ़ लो या किसी और से पढ़ लो, मतलब ज्यादा कोई डजंट मेक अ डिफरेंस। सोनाली मैम के हैंड में नोट्स ले लो या फिर किसी की चार्ट बुक ले लो, कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो मुझे बताओ, आपको लगता ज्यादा इंटेंस होगा कंपटीशन? काश कोई डिफरेंशिएटिंग एलिमेंट होता, तो क्या पता मैं कंपटीशन में थोड़ा सा अलग स्टैंड बाय कर पाती, इजंट इट? तो जहां पर कमोडिटीज कैसी होती है बेटा, देखो, अनडिफरेंशिएटेड, यानी कि उनके अंदर ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, समझ रहे हो? ऑलमोस्ट दे आर सिमिलर। तो जहां पर अनडिफरेंशिएटेड कमोडिटीज होंगी तो वहां पर क्या होगा? कंपटीशन ज्यादा होगा, और जब कंपटीशन ज्यादा होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। तो यहाँ पर एक इक्वेशन समझ में आ रही है इतना कुछ पढ़ने के बाद, वो इक्वेशन मैं यहाँ पर लिख कर आऊंगी। राइवलरी या फिर कंपटीशन जितना ज्यादा, प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ही कम। घूम फिर के ये सारी बातें सब में लिखनी है मेरे को। चलें आगे, कंटिन्यू करें। लास्ट पॉइंट, स्लो ग्रोथ। ऑब्वियसली अगर बहुत सारे लोग होंगे तो क्या होगा? आपस में फाइट करेंगे, बहुत मुश्किल से क्या करेंगे? उस इंडस्ट्री के अंदर ग्रो कर पाएंगे। ओके, समझ में आया? भाई जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा डिशुम डिशुम होगी, और ग्रोथ भी क्या रहेगी? स्लो रहेगी, क्योंकि कंपटीशन कैसा है? इंटेंस है ना। तो जो इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी वो भी क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। अब मुझसे कोई बोलता है मैम हम एजुकेशन इंडस्ट्री में आ जाएं, अब बताइए, जवाब दो। मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाती हूँ, मैं क्या बोलूँगी? भाई तुम आओगे, फिर तुम ये एग्जिस्टिंग लेवल बन जाओगे, फिर प्रॉफिटेबिलिटी घट जाएगी, या तो मुझे दूसरी इंडस्ट्री खोजनी पड़ेगी या तुम ही बाहर हो जाओगे। समझ रहे हो? एक वक्त था जब भी टीचर्स कम थे, स्टूडेंट्स ज्यादा थे। अभी टीचर्स ज्यादा हैं सीए के अंदर, स्टूडेंट्स कम है। यू नो, सो दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। एंड यूट्यूब के आने पे तो हर एक बंदा टीचर ही है आजकल। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन अच्छे से करा दिया, लिखने का काम आपका होगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता था, लिखा आप लोगे अगर आपको समझ में आएगा। अंदर का पॉइंट बना बना के लिख सकते हो। अगर आप देखो, मैंने पढ़ाते हुए आपको कीवर्ड भी अंडरलाइन करा दिए सबके। अगर कहो तो देखो मैं दिखा देती हूँ, ये देखो सारा कीवर्ड मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करा हुआ है या फिर हाईलाइट किया हुआ है। आप वो चीज क्या कर सकते हो? मार्क कर सकते हो, और बस उसी को बना के फिर आप क्या कर सकते हो? अपनी लैंग्वेज में ड्राफ्टिंग कर सकते हो। मुद्दा जब समझ में आता है ना कि क्या किसके ऊपर है, तो आप आराम से बना के लिख सकते हो। बट जब मुद्दा ही समझ नहीं आ रहा, रट के कैसे लिख दोगे फिर? राइट तरुण? चलो थम्स अप कर दो फिर। वैसे तो मुझे पेप्सी पसंद है।
बट फिर भी मैं लोगों से थम्स अप मांगती हूँ। चलो, सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। वेरी गुड क्वेश्चन, थोड़ा हटके क्वेश्चन है। तरुण आपकी वापस आ गई है वॉइस? Yes, ma'am. ओके, यस, गो फॉर इट नाउ। You are advised to put forward your suggestions to management of the company to deal with the problems of entry barrier while launching the low cost determinant power. क्या समझे तरुण इससे? Entry barriers को determine करना. डिटरमाइन करना है क्या? किसके? एंट्री बैरियर क्या होते हैं? Entry barrier मतलब कोई आ जाता है तो आ नहीं जाता है, आगे तो क्या ही कर लेंगे, बैरियर वहीं लगाना कि आए नहीं। हाँ, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, मेरे एग्जाम्स होते थे ना, तो मेरे पापा जो है ना, मेरे सारे रिश्तेदारों को, मेरे बुआ जी को, मेरे चाचा जी को, मैं सबको रिश्तेदार को बोलते थे मेरे बच्चे के एग्जाम्स है, हिम्मत भी मत करना आने की। तो वो बोलते थे क्या हो गया, अरे हाँ वो अपना कमरे में बैठ के पढ़ लेगी। तो मेरे पापा बोलते थे भाई जो सोनाली की मम्मी है भाई वो तो बिजी हो जाएंगी, अब वो सोनाली की पसंद का खाना बनाएंगी, सोनाली की टेक केयर करेंगे कि तुम्हारी टेक केयर करेंगी? तुम्हारे को 4 डिशेस बना के नहीं दी तो तुम्हारा मुंह फूल जाएगा, तो जब तुम्हारा मुंह फुल नहीं है तो मैं पहले ही फुला दूं भाई, तुम मत ही आओ एग्जाम टाइम पे। क्या कहते हो? इजी। सब मेरे फादर बहुत चिल, तो पहले ही बोलते थे कि भाई नहीं आना, तो क्या लगा दिया? एंट्री बैरियर। एंट्री करी नहीं है, बैरियर लगाया है, नहीं करना एंट्री। ठीक है, अब इसका मतलब कुछ आ रहा था, ध्यान से सुनना, कुछ आ रहा था जिसको हमने क्या कर दिया, रोक दिया। अगर इंग्लिश के हिसाब से बात करो, जिसकी इंग्लिश स्ट्रांग है ना उसको ये चीज समझ में आएगा, ये आईएनजी यहाँ पर क्यों आया। आईएनजी का मतलब क्या होता है, आ रहा था। रीडिंग, राइटिंग मतलब कर रहा है, प्रोसेस में आईएनजी लगता है अगर किसी को इंग्लिश अच्छे से आती है। तो मतलब वो लॉन्चिंग हो रही थी, किसकी लॉन्चिंग हो रही थी? लो कॉस्ट डिटर्जेंट पाउडर, निरमा, निरमा, इसकी लॉन्चिंग हो रही थी, बट इस पे क्या लगा दिए गए? बैरियर लगा दिए गए। ठीक है, अच्छा अब मैं सवाल तुमसे पूछती हूँ, जो ये क्वेश्चन है 5 फोर्सेस में से किसके ऊपर है? मैम थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। वेरी गुड, न्यू एंट्रेंट के ऊपर लगाया जाता है। तो बैरियर किसके ऊपर लगाते हैं? जो इंडस्ट्री में आने वाला है या आ रहा है, उसको बोलेंगे भाई रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, है ना, ऐसा होगा। तो बताओ तरुण, इंडस्ट्री में कौन आना चाह रहा है? स्टार्टअप कंपनी लॉन्चिंग अ अरे न्यू हमें तो पता ही नहीं था स्टार्टअप कंपनी है। ओ स्टार्ट, हमें लगा एग्जिस्टिंग कंपनी। ओ स्टार्टअप कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी है। ठीक है, वो क्या सोच रही है? launching a low cost detergent powder इन in द making मार्केट। तो ये वाली बात तो मुझे लास्ट लाइन से पता ही चल गई थी, बाहर में जाओ, isn't it? Okay, next line. the market of the said product is already dominated by a big FMCG player. हो, बताओ बताओ, FMCG प्लेयर, ये समझते हो FMCG? Fast moving consumer goods. ठीक है, चलो, तो इसके अंदर डिटर्जेंट पाउडर आता है, ये समझते हो? ठीक है, इजी भाषा में, जिसको FMCG नहीं पता, जो आप ब्लिंकिट्स ऑर्डर कर देते हो वो सब FMCG है। ठीक है, इजी भाषा में। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ, यहाँ पर उन्हें क्या बोला? जिस इंडस्ट्री में तो जा रहा है ना अपना वॉशिंग पाउडर निरमा लेकर, वहां पर ऑलरेडी कौन डोमिनेट कर रहा है? एक है कोई जो ऑलरेडी वहां पर डोमिनेट कर रहा है। अब हमसे क्या पूछा है, बताओ? यू आर एडवाइज टू पुट योर Suggestions. सजेशंस टू द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। बेचारी मैनेजमेंट की फट गई है, क्या करूं मैं, लोगों ने एंट्री बैरियर लगा दिए। तो डील विद द प्रॉब्लम ऑफ एंट्री बैरियर। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, अब बताओ, डायरेक्ट क्वेश्चन है, केस स्टडी है, एप्लीकेशन बेस्ड है। सुनो मैं आपको अपना आंसर बताती हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। अब तुम देखो, अब तुम बताओ कि
अब ये क्या है, Application. Application. एप्लीकेशन Application. बेस्ड है या फिर ये, मेरे हिसाब से तो केस स्टडी लग रही है भैया, केस मैम है। सजेशंस देने हैं इसमें अपनी खुद की तो आप ओके, पूर्वांशी कह रही है एप्लीकेशन बेस्ड जीके बेस्ड क्वेश्चन। तरुण, रिया, दुर्गा, बाकी बताओ एप्लीकेशन बेस्ड या केस स्टडी? मैम एप्लीकेशन बेस्ड। क्यों? मैम अपने सजेशन दे रहे हैं। हम्म, अब मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं बना पा रही हूँ, काफी स्मार्ट हो गए तुम। चलो, तो अब बात करते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन की। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जीके बेस्ड या एप्लीकेशन बेस्ड। तो अभी आपको क्वेश्चन को पिकअप करना आ गया है। चलो, तो जैसे आप जीके बेस्ड क्वेश्चन देखते हो, आपके पास एक अंडरलाइन कॉन्सेप्ट होना चाहिए जिस पर बेस पूरा बिल्डिंग खड़ी होगी, क्योंकि अपने को पता है ना हमें क्या करना होता है, पॉइंटर्स देने होते हैं कॉन्सेप्ट के और बिल्डिंग खड़ी करनी होती है अपने ओपिनियंस की, यही काम करना होता है। तो बताओ यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। फटाफट चलते हैं यस मैम। 100 की स्पीड से, फटाफट से। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स का आंसर ये रहा, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। ये इसके पॉइंटर्स हैं, ये पॉइंटर मतलब बैरियर्स है। ये बैरियर सबको आते होंगे मेरे हिसाब से। बताओ ऐसा कोई है जो इनमें से कोई पॉइंटर जो आपको ना आता हो? आई विल एक्सप्लेन दैट। एनी पॉइंटर जो आपको ना आता हो आगे चलने से पहले। लास्ट वाला मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया था। इसके अलावा कोई और पॉइंटर है जो आप मुझसे एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं? मैम एक बार स्विचिंग कॉस्ट बता दो। स्विच क्या होता है? एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट को जाना। जैसे बॉयफ्रेंड होता है ना, ऐसा होता है। बॉयफ्रेंड नंबर 1, बॉयफ्रेंड नंबर 2, इसने दगा दे दी तो कहाँ जाएंगे? बॉयफ्रेंड 2। बट ये बॉयफ्रेंड बहुत चालाक था पूर्वांशी। इसने कहा तुम मुझे अगर छोड़ के जाओगी तो जो जो मैंने तुमको दिया था, कंडीशन लगाई इसने, जो जो तुमको मैंने दिया था वो, हाँ वो जीवा की रिंग वो वापस करके जाओगी। वो टेडी बेयर बड़े वाला मुझे वापस करके जाओगी, ये वाला टेडी बेयर, ये सब मुझे वापस करके जाओगी, सब कुछ मुझे वापस मैम करके इसीलिए जाओगी। तो बनाते ही नहीं है हम बनाते ही नहीं है इसलिए। तो यहाँ पर जब हम एग्जिस्टिंग कंपनी, ध्यान से मेरी बात सुनना, जब भी अब इस बॉयफ्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, इसको खतरा है, पता है इसे कि ये नया आने वाला आ चुका है, इस पे बड़ी गाड़ी है, ये है वो है, ऐसा वैसा वैसा वैसा। हमें पता है मार्केट में जियो आ चुका है, हाँ लोग जियो पे शिफ्ट होंगे, है होएगा ऐसा। तो एग्जिस्टिंग वाला क्या करेगा? बैरियर लगाएगा। इस बैरियर का नाम है स्विचिंग कॉस्ट। बोलेगा अच्छा जियो में जाना तुम्हें, अच्छा चलो जाओ। बट ध्यान रखना, अगर तुम एक एक्सिस्टिंग मोबाइल यूजर हो और तुम जियो पर जाना चाहते हो तो तुम्हारे को 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। दैट इज द स्विचिंग कॉस्ट, स्विच करने की कॉस्ट। तो दिस इज वन ऑफ द बैरियर जिसको हम बोलते हैं स्विचिंग कॉस्ट। एंड दिस इज अ रियल एग्जांपल ऑफ वोडाफोन। सो मैं वोडाफोन की यूजर हूँ, एंड वोडाफोन ने भी और इवन शायद एयरटेल ने भी ये काम किया था जब जियो मार्केट में आया था न्यू एंट्रेंट के तौर पर। तो क्या हुआ था, जियो सस्ता था, सब लोग शिफ्ट हो रहे थे वहां पर। जब सब शिफ्ट हो रहे थे वहां पर तो फिर अब क्या करें एग्जिस्टिंग लोगों ने क्या लगाया? स्विचिंग कॉस्ट लगा दिया कि ठीक है अब सोनाली मैम है, अब उनको नंबर अपना सेम रखना है, ठीक है ये लो जी, ये नंबर है, ये नंबर मैम को सेम रखना है। मैम को ये नंबर सेम क्यों रखना है? क्योंकि ये नंबर तो भाई मैम का प्रोफेशनल नंबर है। अब नंबर सेम रखना है तो जियो में क्या होगा, आप पोर्ट कराएंगे। जैसे मैं जियो में पोर्ट कराऊंगी तो दे वर आस्किंग मी द चार्जेस ऑफ पोर्टिंग। तो चार्जेस ऑफ पोर्टिंग इतने ज्यादा हाई कर दिए बिकॉज वी हैव टू टेक एनओसी फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कंपनी इन ऑर्डर टू गो टू द न्यू नो नेटवर्क प्रोवाइडर। क्या करें आप? दिस इज व्हाट द स्विचिंग कॉस्ट इज। आई होप क्लियर हो गया आप लोगों को। डन। चलो अब वापस इस क्वेश्चन में आते हैं, तो एक बार देख लेते हैं। तो बेसिकली बैरियर्स का क्या होता है? कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर मान लो वो बिजनेस ऐसा है जहाँ पर कि बहुत पैसा लगता है तो हर कोई बंदा उस इंडस्ट्री में नहीं आता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल आप जानते हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, स्विचिंग कॉस्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ब्रांड आइडेंटिटी
यानी कि जैसे एग्जांपल, अब आपको पता है कि भाई पानी की फील्ड में बिस्लरी का बोलबाला है, तो हर कोई बंदा एकदम इंडस्ट्री में नहीं आ पाता है। एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब होता है आप इंडस्ट्री में आ तो गए, जैसे कि मैं हूँ, अब मैं इंडस्ट्री में आ तो गई, बट जब भी मैं किसी पब्लिकेशन हाउस में जाती हूँ कि मेरी बुक को पब्लिश कर दो, तो वो मना कर देते हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोग होते हैं ना, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के साथ में बॉन्डिंग ऑलरेडी क्रिएट करी हुई होती है। तो न्यू एंट्रेंट्स होते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का एक्सेस ही नहीं मिलता है। जब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का एक्सेस ही नहीं मिलेगा, तो वो घंटा मार्केट में आगे बढ़ पाएंगे, कंज्यूमर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे ना। तो दिस इज व्हाट द पॉइंट इज हियर इज। तो ये भी क्या होता है, एक तरीके से एंट्री बैरियर होता है, और ये एंट्री बैरियर्स रियल लाइफ में पेप्सी एंड कोक ने लगा रखा है। तो बहुत जो छोटे लेवल की जितने भी न्यू ब्रांड्स आए थे, ठीक है, वो बहुत मुश्किल से गांव-गांव में पहुंच पाते हैं। अगर आपने देखा हो, बहुत मुश्किल से। ये पूरा एक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का ही काम है। अगर आपने देखा हो, इवन मेरी क्लासेस भी आपको हर जगह हर पोर्टल पे नहीं मिलेगी। अब मेरी जो क्लासेस है, लिस्टिंग जो हो रखी है मेरी क्लासेस की, आपको बहुत सारा पोर्टल पे नहीं मिलेगी, पोर्टल्स वगैरह पे आपको नहीं दिखेगी। ये एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है। ये जो एग्जिस्टिंग लोग होते हैं, दे हैव देयर ओन कमिटमेंट्स एंड ओन टर्म्स एंड कंडीशंस विद द डिस्ट्रीब्यूटर्स, कि भाई आप किसकी क्लासेस बेचेंगे, आप किसकी क्लासेस को प्रमोट करेंगे। गॉट द पॉइंट। तो जो नए नवेले लोग होते हैं, उनका इंडस्ट्री में आना डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर। डन। अब वापस इस क्वेश्चन पे आते हैं। एक कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी, प्रोडक्ट क्या है हमारा, लो कॉस्ट डिटर्जेंट पाउडर, ठीक है। तो मेरे को मानवी बताएगी कि जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यानी जीके बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसका फॉर्मेट क्या रहता है। मानवी मुझे बताओ क्या फॉर्मेट रहता है बेटा, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं गजनी बन जाती हूँ। बताओ मैम पहले क्वेश्चन नंबर लिखना है। बताओ क्या क्वेश्चन नंबर है बेटा, बता दो। क्वेश्चन नंबर 23। 23 है ना। यस मैम। बॉक्स में डाल देती हूँ, इतना तो मुझे याद हो Yes, गया ma'am. करते करते। हाँ, मैम हेडिंग डालना है। हेडिंग डाल देती हूँ। हेडिंग क्या डाल दूँ, लो माइकल कॉस्ट पोर्ट डिटर्जेंट पाउडर। नो मैम, माइकल पोर्टर्स 5 फोर्स। ठीक है, ओके। माइकल पोर्टर 5 फोर्स मॉडल, हेडिंग डल गई। उसके बाद मैम इसके बाद इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि इट इज डिवाइडेड इनटू 5 मेरे को वो चीज समझ, मेरे को फॉर्मेट बता दो डायरेक्ट। सुनो, सो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन शुरू कैसे होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन के Direct जैसे, के और एंड जैसे। कैसे होते हैं, केस स्टडी के Case जैसे। studies के याद आ जैसे। गया, ठीक है। Yes, तो ma'am. डायरेक्ट मैंने आपको सिखाया रखा है ना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ये रहा हमारा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, यानी जीके बेस्ड क्वेश्चन। इसको हम कैसे करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन के जैसे। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, ये देखो, अपना क्वेश्चन लिखते हैं, उसका हेडिंग लिखते हैं, हेडिंग लिखने के बाद फ्लोचार्ट बनाना था फ्लोचार्ट बनता है, नहीं बनता तो नहीं बनता, कंटेंट लिखते हैं, कंटेंट लिखते हैं। इज दैट क्लियर, इजी। Yes, और लास्ट लास्ट में में क्या आ जाता है, conclusion। कंक्लूजन आ जाता है। Conclusion। आ जाओ चलो। तो माइकल पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल, ये छोटे में लिख दूं चलेगा ना। Yeah, ma'am, capital। अंडरलाइन कर देंगे। चलो गाइस, तो माइकल पोर्टर की 5 फोर्सेस मॉडल, अब आप क्या करेंगे, बता देंगे माइकल पोर्टर का 5 फोर्सेस, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी करा हुआ था। डन, ओके। अब उसके बाद मैंने आपसे ये कहा था कि आप चाहें तो यहाँ पे डायग्राम बना सकते हैं पॉइंटर्स की जगह, आप वो काम कर सकते हैं, ठीक है। बट अब यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं, कई बार बच्चे ऐसा भी करते हैं कि हमारे को जो पॉइंटर्स है ना न्यू एंट्रेंट के, आप उसका डायग्राम बना रहे हो, तो वो भी आप डायग्राम बना सकते हो। चॉइस इज टोटली योर्स, ठीक है। चलो, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद यहाँ पर आपने ये लिखने के बाद में फिर आप क्या बोलोगे, दिस रिलेट्स टू द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि आप क्या करोगे, अब आप इसमें पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर के रेस्पेक्ट में सारे के सारे पॉइंटर्स लिखोगे। तो हम अब किसका, हम कौन है, हम वो कंपनी है जो इंडस्ट्री में एंटर करने वाले थे, बट लोगों ने, एग्जिस्टिंग लोगों ने, एफएमसीजी के बिग प्लेयर ने क्या लगा दिए मेरे लिए, मेरे ऊपर
बैरियर्स लगा दिए, Barrier. हर्डल्स लगा रही है। ये एक और चीज यहाँ पर ना, ये और याद रखना, कई बारी ना ये लोग ना बैरियर वर्ड नहीं यूज करते, ये लोग ना वर्ड यूज करते हैं ये इकोनॉमिक फोर्सेस या फिर हर्डल्स। इस नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक फोर्सेस या फिर हर्डल्स। अब यहाँ पर क्या देना है, अपना अपना ओपिनियन देना है। तो बेसिकली आप अपना पॉइंटर्स लिखेंगे, फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड आप ये बता देंगे। अब आप शुरू करेंगे। पहला पॉइंट क्या है बेटा, हेडिंग क्या होती है, कॉमन होती है, तो हम क्या करते हैं, हेडिंग लिखते हैं। फर्स्ट हेडिंग क्या है बेटा, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। Capital हेडिंग कहाँ से लेंगे, requirement. कॉन्सेप्ट से लेंगे। मैंने यहाँ पर हेडिंग लिख दी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। मैं यहाँ पे 4 लाइन का गैप छोड़ देती हूँ क्योंकि बना बना के लिखना है। उसके बाद ऐसे करके मैं क्या करूंगी, सारे मेरे पॉइंटर्स लिख लूंगे। ठीक है, लिखो चलो, बिना देखे लिखो, देखो कितने पॉइंटर्स आते हैं। क्या बिना देखे तुम 5 पॉइंटर लिख पाते हो, ट्राई करो। क्या बिना देखे तुम 5 पॉइंटर लिख पाते हो, ट्राई करो। मैम एक बार न्यू एंट्रेंट्स के लिए हाँ, किसी ने कुछ बोला, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वाला पॉइंट कैसे वो थ्रेट होएगा? इसके अंदर यहाँ पर बोल रहे हो, कॉन्सेप्ट पे बोल रहे हो, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दूं, ये बोल रहे हो? यस मैम। ओके, सुनो मेरी बात। अब यस जैसे मैम। क्या होता है ना, मेरे को ना, जैसे एग्जाम्पल, जो भी चीज पर्सनल केयर की होती है, कॉस्मेटिक्स की होती हैं, तो अगर आपका प्रोडक्ट दूसरों के कंपैरिजन में यूनिक लगता है, किसको, कस्टमर को, तो वो न्यू एंट्रेंट के लिए थ्रेट बन जाता है। चलो जैसे एग्जांपल, इवन मैं बिस्लरी का नाम लेती हूँ। अब बिस्लरी जो है, मेरी आंखों में बिस्लरी इज ट्रस्ट, तो दूसरा कोई पानी की ब्रांड अगर आती है तो क्या उसको एक तरीके से ये बैरियर नहीं होगा कि मैं ट्रस्ट ही नहीं कर पाऊंगी, कस्टमर ट्रस्ट ही नहीं कर पाएगा। पर्सनल केयर में ये बहुत ज्यादा जाता है। आप अगर किसी को क्रीम्स वगैरह यूज करनी है तो बहुत मुश्किल होता है ट्रस्ट जीतना इन द आईज ऑफ कस्टमर्स। तो अगर आपका प्रोडक्ट दूसरों से अलग है, कस्टमर की नजरों में, कस्टमर उस पर ट्रस्ट बना पाता है, तो बाकी आगे आने वाले ब्रांड्स के लिए ये एक थ्रेट हो जाता है, क्योंकि ओके हर एक मैम। बंदा अपनी चीज से, हर एक बंदा अपनी चीज के लिए बहुत ज्यादा सतर्क रहता है। जैसे एग्जाम्पल, अगर आपने देखा मेडिसिन आती है, सिप्ला, सिप्ला ब्रांड सुना अगर आपने, ठीक है। अब जैसे हम कई बार जाते हैं, हम सोचते हैं कि सिप्ला ब्रांड की मेडिसिन नहीं है, वो कहते हैं दूसरे ब्रांड की ले लो, ये भी नए मार्केट में नए आए हैं। नहीं यार, मेडिसिन इंडस्ट्री है, जो हम इनटेक करने वाले हैं दैट हैज टू बी ब्रांडेड, राइट। तो उस इंडस्ट्री में अगर कस्टमर की आंखों में यूनिकनेस है उनके प्रोडक्ट में कि नहीं भाई सिप्ला में मेरे को ट्रस्ट दिखता है, तो दूसरे प्रोडक्ट को इजिली हाथ नहीं लगाते हैं, देयरफॉर इट बिकम्स अ एंट्री बैरियर। तो यही तो चीज़ हो रही है हमारे एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर भी। चले, हो गया। चलो, अब यहाँ पर आपने को तो अपना ओपिनियन देना है, ड्राफ्टिंग करनी है। चलो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप इसको फिर होमवर्क में अपना ओपिनियन लिख कर आएंगे, और जो पॉइंट्स आपने नहीं लिखे हैं, जो आपसे याद नहीं हुए थे, वो भी पॉइंट्स आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फ्रेम करके आएंगे। ओके चलो, तो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जीके बेस्ड क्वेश्चन है। तुम्हारा दिमाग अलग चल सकता है, मेरा दिमाग अलग चल सकता है, ठीक है। तो मैं मेरा दिमाग चलाती हूँ, तुम तुम्हारा दिमाग चलाओ, दोनों को मिक्स करके आंसर फ्रेम करते हैं। चलो, हमारी कंपनी कौन सी है बताओ, लो कॉस्ट डिटर्जेंट पाउडर, कौन सी है? Low cost detergent powder. ठीक है, तो मतलब एक बात समझ में आई,
वॉशिंग पाउडर बेच रहे हैं, दैट टू एट द लोएस्ट कॉस्ट। ठीक है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, एक और बात समझ में आई कि इस इंडस्ट्री के अंदर ऑलरेडी एक एफएमसीजी प्लेयर है जो मार्केट को डोमिनेट कर रहा है। चलो अब एक एक करके पॉइंटर शुरू करेंगे और देखो मैं आपको कैसे सिखाती हूँ। चलो देखो, सबसे पहला कैपिटल रिक्वायरमेंट। कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है? वही जो हम अकाउंट्स में एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले एंट्री क्या पास करते हैं? कैपिटल इंट्रोड्यूस इनटू द बिजनेस की एंट्री क्या होती है? बैंक टू कैपिटल। तो सबसे पहले हम ये एंट्री पास करते हैं ना, तो ऐसे याद रखो सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पर ये क्या बोलता है कि जहां पर कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ज्यादा होती है, वो वहां पर क्या बन जाता है, कैपिटल का अमाउंट बैरियर बन जाता है। अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या ये ऐसी इंडस्ट्री तुम्हें दिख रही है जहाँ पे कैपिटल का अमाउंट बहुत ज्यादा है? एयरलाइंस इंडस्ट्री है कि इन्हें एयरक्राफ्ट बनाना है, बहुत पैसे चाहिए इन्हें, डिटर्जेंट बनाना है इन्हें, क्या तुमको दिखता है? बोलो यस और नो। नहीं, तो क्या ये कोई लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड है? नहीं। नहीं, तो ये पॉइंट एलिजिबल नहीं है, नो मैम। एलिजिबल नहीं है, मैंने काटा लगा दिया। अभी हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, फिर बताऊंगी आगे भी। आगे चलते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है बताओ? मैम कॉस्ट पर यूनिट कम कॉस्ट में क्यों कम आती है? ज्यादा प्रोडक्शन की वजह ज्यादा से। प्रोडक्शन कौन करेगा? जो नया नवेला बंदा आएगा वो, या जो एग्जिस्टिंग वाला होगा जिसकी सेल्स बनी हुई होगी वो? एग्जिस्टिंग वाला। हो, एग्जिस्टिंग में तो एक प्लेयर था, याद आ गया मेरे को, क्या लिखा था? द मार्केट ऑफ द सेड प्रोडक्ट इज ऑलरेडी डोमिनेटेड बाय अ एफएमसीजी प्लेयर। यानी ये बड़े लेवल पे खेल रहा होगा, यानी ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा ऑलरेडी उठा रहा होगा, और हमें इसका फायदा उठाने को नहीं मिलेगा। ये हमारे लिए क्या बन जाएगा? बैरियर Barrier। बन जाएगा। जैसे कि जब मैंने स्टार्टिंग में वो जो आपके हाथ में अभी कलरफुल हैंडमेड नोट्स है ना, किस किस के हाथों में कलरफुल हैंडमेड नोट्स है? तो जो ये कलरफुल हैंडमेड नोट्स थे, जब मैंने इनको फर्स्ट टाइम कलरफुल कराया था, तो मुझे याद है मेरी कॉस्टिंग इतनी हाई थी, इतनी हाई थी, क्योंकि मैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट नहीं उठा पा रही थी। ठीक है, तो अभी मार्केट में क्या है समझ में आया? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एफएमसीजी प्लेयर है, क्या वो इस बात का बेनिफिट लेगा? हाँ लेगा। तो क्या ये मेरे लिए बैरियर है? हाँ ये मेरे लिए बैरियर है। तो क्वेश्चन पॉइंट समझ में आया कैसे बना के लिखना है? कर सकते हो। तो क्या लिखोगे कि एफएमसीजी प्लेयर जो मार्केट में ऑलरेडी डोमिनेट कर रहा है, वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा उठाकर कम कॉस्ट पे अपना प्रोडक्शन कर रहा होगा, जिसकी वजह से मेरे को, जो कि मैं हूं एक न्यू एंट्रेंट, मुझे डिस्करेजमेंट महसूस होगी। तो यस, दिस इज अ बैरियर टू द एंट्री। समझ में आया? क्लियर हो जाएगा? करे आगे नेक्स्ट पॉइंट। चलो नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये क्या होता है। ओके, अब वो कहता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि कस्टमर की नजर में आप ऑलरेडी क्या क्या कर रहे हो, एक ट्रस्ट बिल्डअप करके चल चुके हो कि नहीं मेरा प्रोडक्ट तो दूसरों से अलग है, बेहतर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्वेश्चन के अंदर देखो क्या लिखा है, कहीं पर कोई ट्रस्ट की बात आती है, या क्या कहीं पर वो ये बोलता है कि आपके अंदर कोई कमी, आपके अंदर कोई बड़ी बात है, कुछ ऐसी बात है, कहीं कुछ लिखा है डिफरेंशिएशन के ऊपर? कुछ लिखा है एग्जिस्टिंग प्लेयर के? कुछ नहीं लिखा है। बट अब मैं यहाँ पर ये कहती हूँ कि हमारे लिए एक पॉइंट है, दैट इज लो कॉस्ट। लो कॉस्ट। लो कॉस्ट, सो दिस कैन बी द डिफरेंशिएटिंग एलिमेंट फॉर अस। तो इसके ऊपर हम लिख सकते हैं दैट पीपल मे, क्योंकि मर्जी उनकी है, पीपल मे प्रेफर आवर डिटर्जेंट पाउडर in place of the existing because we are the low cost detergent powder में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। स्विचिंग कॉस्ट। स्विचिंग कॉस्ट मैंने आपको बताई थी क्या होती है। क्या इस क्वेश्चन के अंदर कोई स्विचिंग कॉस्ट के ऊपर बात की गई है? मतलब बेसिकली अगर हम टाइड से निरमा पे चले जाएंगे तो टाइड वाले नाराज हो जाएंगे? नहीं ना, काट दूं उस पॉइंट को, मुझे एलिजिबल नहीं लगता। चलो ओके, बात करते हैं ब्रांड आइडेंटिटी की। हाँ, ब्रांड आइडेंटिटी। ओहो, क्या लिखा था क्वेश्चन में? द मार्केट ऑफ द सेट प्रोडक्ट इज ऑलरेडी डोमिनेटेड। ओहो, यानी कि ऑलरेडी एक ब्रांड है जो डोमिनेट कर रहा है। तो क्या ब्रांड आइडेंटिटी वाला पॉइंट स्ट्राइक होगा? बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर
ऑलरेडी एफएमसीजी प्लेयर का ब्रांड जो है वो मार्केट में खड़ा हुआ है, तो फॉर अस इट विल बी एन एंट्री बैरियर। इजी सिंपल। चले आगे। चलो नेक्स्ट इज एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो बताओ, अगर मैं एक लो कॉस्ट डिटर्जेंट पाउडर हूँ और मेरी प्रोडक्ट जो है गांव गांव में जाना चाहिए, बट सामने वाले ने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के ऊपर एक्सेस ले रखा है, क्या मुझे तकलीफ होगी? जी हाँ, तकलीफ होगी। तो दिस पॉइंट इज एप्लीकेबल ऑन माय कंपनी एज वेल। अगर मेरा पाउडर कोई लेकर आगे डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करेगा, तो इट इज गोइंग टू बी द एंट्री बैरियर फॉर मी फॉर श्योर, राइट? तो ये मैं लिख लूंगी बना के। ओके, राइट। लास्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ अग्रेसिव रिटेलिएशन। अग्रेसिव का मतलब जानते हो आप, जो कि आप कभी कभी हो ही जाते हो। और रिटेलिएशन का मतलब होता है लताड़ना। कहते हैं लताड़ दिया आज तो मैडम ने, पूरा लताड़ दिया बिल्कुल ही। अग्रेसिव रिटेलिएशन, ठीक है। तो अग्रेसिव रिटेलिएशन के ऊपर क्या कोई हम पॉइंट लिख सकते हैं? कोई थ्रेट की बात की गई है यहाँ पर, लताड़ने की बात की गई है? सिर्फ डोमिनेट कर रहा है वो, क्या लताड़ रहा है क्या मेरे को? नहीं। तो मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करूंगी। जिसके बारे में कोई बात नहीं करनी मैंने काटा लगा, जिसके ऊपर बात करनी आप बात कर सकते हो। क्या मैं कंक्लूजन दे दूंगी? हाँ। कंक्लूजन में क्या लिख सकती हूँ कि भाई देखो, आप नए हो, नए नवेली दुल्हन को कोई इजीली एक्सेप्ट नहीं करता। पुरानी घर की बहू जो होती है वो पैर रखने नहीं देती है, और इसीलिए जैसे कि हमारा ये चला आ रहा है, इसीलिए इस कंपनी को भी जगह बनाने में मुश्किल तो होगी ही होगी। बट ठीक है, जो मर्जी लिख लो, एक ही लाइन का कंक्लूजन था तो यही बहुत है। हो गया इजी, डन। लिख सकते हो बना बना के। अगर इसी के आगे मुझे लिखना हो तो क्या कर सकते हैं? बट अगर आपके घर परिवार में इतनी प्रॉब्लम है, आपकी जो पुरानी बहू है वो पैर रखने नहीं दे रही है नई बहू को, तो हायर एन एक्सपर्ट, वो मामले को क्या कर सकती है? सुलझा सकती है, स्ट्रैटेजी आपको दे सकती है। ठीक है, हो गया। अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, द ग्राउंड इज ऑल योर्स। आप आंसर फ्रेम करके लिख सकते हैं। डन 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 डन। समझ में आया? मजा आया? बेटर लगा? अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ? कल की क्लास में आप लोग अच्छे से माइकल पोर्टर का फोर्सेस के बारे में हमने काफी बात कर ली। हाँ, आज हमने बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया, राइवलरी के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया, और थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया। अगली क्लास में जो बाकी 2 थ्रेड्स हैं जो बच गए हैं उनके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो वो क्वेश्चन अच्छे से करके आए। इसके अलावा पीएलसी एक्सपीरियंस कर्व और एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव वाला है, वो क्वेश्चन करके आए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पीएलसी, ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और एक मैम लिख कर आना है क्वेश्चन, लिख कर आना, राइट करके। राइट करके। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर, ये वाला इजी वाला। ठीक है, तो कल क्या करके आएंगे आप लोग? कल आप लोग बाकी 2 थ्रेड्स जो है अच्छे से याद करके आएंगे। इसके अलावा पीएलसी एक्सपीरियंस कर्व करके आएंगे, और इसके अलावा ये वाला टॉपिक करके आएंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एनालिसिस है, लैंडस्केप है। ठीक है, ये करके आएंगे। ज्यादा तो मैं कुछ नहीं दे रही हूँ। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस जो हैं जो लिख कर लाने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस इसके अलावा आपको होमवर्क में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, दिस इज योर होमवर्क। Question number 20. Only 2 questions. Only 2 questions. मैम आपने जो टॉपिक दिया उससे बस पढ़ कर आना है और ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। Yes. हम टॉपिक हमने कौन जो सा पढ़ना है मैम? past बोलो मानवी। मैम हो गया मेरा। अच्छा ठीक है। अभी किसी का कोई डाउट है? और टॉपिक कौन सा पढ़ के आना मैम?
टॉपिक पढ़ कर आना है। 5 फोर्स है माइकल पोर्टर के, 3 अपन ने करे आज। बायर बार्गेनिंग पावर, न्यू एंट्रेंट कर लिया, राइवलरी कर लिया। जो बाकी 2 बचे हैं, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर एंड सब्स्टिट्यूट्स, सब्स्टिट्यूट। ये 2 पढ़ के आना है, ठीक है। इसके अलावा पीएलसी पढ़ के आना है, एक्सपीरियंस कर्व पढ़ के आना है, और Competitive कॉम्पिटिटिव landscape. लैंडस्केप पढ़ के आना है, ठीक है। ये 3 इजी टॉपिक्स हैं। ओके। पढ़ के आओगे तो ना टाइम कम लगता है। अभी आज टाइम ज़्यादा क्यों लगा? क्योंकि आप लोग पढ़ के नहीं आए हो, इसीलिए गोल गोल हो गया सब कुछ। पढ़ के आओगे जल्दी क्वेश्चन समझ में भी आएगा और पिकअप थोड़ा जल्दी हो जाएगा, तो हमारे को टाइम एक्स्ट्रा मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं। आपको डिटरमाइन करना है पहले कि ये केस बेस्ड है या एप्लीकेशन बेस्ड है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, होता है नहीं होता है ये देखेंगे। सॉल्व होता है तो वेरी वेरी गुड, मुझसे चेक करा लेंगे, ठीक है। चलो, तो आज किसी ने कोई होमवर्क भेजा है चेक करने के लिए? तो मेरे पास में किसका होमवर्क आया है? पूर्वांशी, ठीक है, आपने भेजा बेटा? ओके, सो यस मैम, मेरे को बस क्वेश्चन 12 की एक बार मतलब फ्रेमिंग चेक करवानी थी मेन, तो फिर बाकी तो डिस्कस की। ठीक है बेटा, मैं एक बार देख लेती हूँ, बोल लेते हैं इसको। ये 19th क्वेश्चन आपने किया हुआ है। एक सेकंड बच्चा। तो तुमने पहले इन रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करा और उसके बाद तुमने टेबल बनाई। यस मैम, वही थोड़ा पूछना था, मतलब कि इसमें रोमांटिक। इसमें ना यहाँ तक का कंटेंट सफिशिएंट था, इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके डायग्राम तक बना लो, ठीक है, क्योंकि हमें अपना मेन जो है ना ये टेबल दिखाना है, ठीक है। ओके मैम। कंक्लूजन ओके है। ABC लिमिटेड, अभी विजन लिखते हुए कोई तकलीफ आई पूर्वांशी? हो नो गया? मैम। हो गया? फुल मार्क्स ले आओगे एग्जाम में। जैसे क्वेश्चन दिखेगा तुरंत चौका मार देना, सीधा बाउंड्री। ठीक है मैम। ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनीज, ऑफिशियल पोजीशन, लीडिंग कंपनी द फार्मा हाउस, बहुत बढ़िया, ठीक है। विषय में आ गया, ठीक है, गुड, ग्रेट। मैम आपसे मुझे 5-10 मिनट बात हाँ ठीक है, करनी मेरे को पता है थोड़ी सी। तुम्हें लॉ के लिए चाहिए ना, मेरे से 5-10 मिनट। ओके, हाँ तो सबसे पहले जो तुमने मुझे क्वेश्चन भेजा था उसका मेरे को आंसर भेज दो, ठीक है। एक्चुअली यस्टरडे देयर वाज माय सिस्टर्स बर्थडे, सो आई कुडंट टेक आउट सम टाइम। मैं ऑलरेडी, मेरे को लाइव भी जाना था, बट मेरे को ना मतलब उसको नहीं, वो मैम वो नहीं है, मैं बस हाँ, रिमाइंड के लिए आपको डालती रहती हूँ, हाँ नहीं, वो अरे कोई कोई इशू बात नहीं, मैं भी, नहीं। मेरे को ही पता है तेरी मेरी इक्वेशन बहुत सही है। ठीक है, तो मेरे को एक बार सब्स्टिट्यूट आंसर उसको और डाल दियो जो भी तूने क्वेश्चन भेजा था, ओके ठीक है। ओके, एंड जो तू लॉ की कॉपी के लिए कह रही है उसके लिए एक बार सर से बात कर लेना, बिकॉज दैट इज अ होल प्रोसेस विच ओके वी मैम। हैव टू गो थ्रू, ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है, चलो, so that's it for today's class. We're gonna meet tomorrow the same time, and yes, today evening I'm coming up with the announcement of MCQ. So there will be the MCQ session daily 1 hour। मैंने आपको कहा था चैप्टर 1 फिनिश हो जाते ही हम क्या करेंगे, अपने MCQ को स्टार्ट कर देंगे। तो बस अपना MCQ सॉल्विंग, वैसे तो मैं जब आपको क्लास में अभ्यास बैच हो, चाहे मेरा रेगुलर हो चाहे मेरा फास्ट ट्रैक हो, मैं MCQ आपको बता देती हूँ खुद से कि क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, कैसे आ सकता है। बट स्टिल एक प्रैक्टिस के लिए अगर आप करना चाहें तो आप मेरे साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप साथ में लाइव ज्वाइन करते हैं तो एक बेनिफिट ये मिलता है कि अगर मान लो किसी क्वेश्चन में आपके 4 पॉइंटर्स हैं ABCD, ठीक है। अब मान लो हमने डिसाइड किया कि भाई B इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आपके मन में आ सकता है ना कि मैं, मेरे हिसाब से तो C होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन है, मेरे हिसाब से तो C होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, मुझसे क्यों पूछ सकते हो कि वाई नॉट C, वाई ओनली B इज द राइट आंसर। तो अगर आप लाइव ज्वाइन करते हो तो आप बहस कर पाओगे, तो इससे आपको एग्जाम में बहुत क्लैरिटी जो है डिराइव होती है,
ठीक है, तो दैट इज माय परव्यू ऑफ गोइंग विद द प्रैक्टिस एमसीक्यू सेशन। अदरवाइज राइट आंसर सबको पता होता है कि ये है, बट बाकी रॉन्ग क्यों है? अगर आपको उसमें कंफ्यूजन है, अगर आप इजीली एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। तो वहां पर फिर आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये आंसर गलत है तो गलत क्यों है। ठीक है, मैं आपको बता देना चाहती हूँ दैट इन द लास्ट अटेम्प्ट देयर वाज अगेन, हर अटेम्प्ट में एमसीक्यूज आते हैं एंड दिस अटेम्प्ट वाज नथिंग डिफरेंट। इस अटेम्प्ट में भी एमसीक्यूज आए थे एंड देयर वाज एन एमसीक्यू बेस्ड अपॉन द विजन, मिशन, गोल एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एंड सबने बोला इसका आंसर विजन है, विजन है, विजन है, बिकॉज 4 ऑप्शन थे, विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव। सबने बोला विजन है, विजन है। देयर वर मेनी यूट्यूबर्स आल्सो, but I was stick to my concept and my concept is based on ICAI study material। उसकी एक एक लाइन जो है ना, मैं वही खाती हूँ वही पीती हूँ। So for from my point of view, I should say from ICAI material point of view, जो ICAI हमें स्टडी मैट देता है, उसके रेस्पेक्ट से आंसर ऑब्जेक्टिव था और मैंने ऑब्जेक्टिव पे टिक मार्क कराया था, दो अ लॉट ऑफ पीपल सेड कि नहीं इसका आंसर विजन है। और फिर जब आईसीए का सब्स्टिट्यूट आंसर आया, जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन सब्स्टिट्यूट आंसर्स रिलीज हो गए थे, तो मैंने उसी दिन जाके देखा था। मेरे को भी चुल लगी थी कि भाई देखे तो आखिरकार मैंने जंग जीती है कि नहीं जीती है। तो फिर उसके बाद मैंने देखा एंड आई वाज रियली हैप्पी, अगेन आई वाज हैप्पी बिकॉज फ्रॉम पास्ट 3-4 years देयर आर सर्टेन डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज एमसीक्यू क्वेश्चंस जिनके आंसर वैरी करते हैं बहुत बारी, अगर अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। सो आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम अमंग्स दोज टीचर्स जो कि हर बार सब्स्टिट्यूट आंसर्स जैसे ही अपने आंसर्स पहले से बताती आई है, बच्चों में डालती आई है। और जो मेरे बच्चे थे जो एग्जैक्टली मुझसे पढ़े थे, उन्होंने ऑब्जेक्टिव ही मार्क किया था और उनको मार्क्स मिले होंगे। ठीक है, सो आई एम रियली प्राउड ऑफ इट एंड आई बिलीव अ फैकल्टी जो खुद 80% ला सकता है ना, जैसे कि कॉपी चेकिंग के केस में, जो खुद एमसीक्यू ढंग से सॉल्व कर सकता है, उसका बच्चा भी एमसीक्यू ढंग से सॉल्व कर सकता है। तो क्योंकि आप वो कॉन्सेप्ट से वो पीओवी से पढ़ते हैं। ठीक है, तो मेरा पीओवी भी जो है एमसीक्यू सॉल्व करवाने का वो यही होगा कि विल बी टू गी गो विद द आईसीआई मैट। एंड आपको पता है जहां पर अगर आईसीआई गलत होता है ना, वो खुद आपको मार्क्स देता है, एक्स्ट्रा मार्क्स देता है। अगर कोई भी एमसीक्यू गलत होगा, मान लो आप उसका आंसर सही लिख कर आएंगे, आपको मार्क्स दिए जाते हैं, ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, चलो तरुण कुछ बात करनी है आपको? यस मैम। हाँ, मैम वो उसका टाइमिंग क्या रहेगा? 7 p.m. I am coming live and I'll make the whole announcement about the timing and how we are going to do. So look up to the announcement. पूरी चीज़ announcement में आएगी। टाइमिंग क्या रहेगा, चैप्टर वाइज करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, सब कुछ आएगा प्रॉपर। इट विल बी जस्ट 20-25 मिनट्स अनाउंसमेंट, सब चीज़ें क्लैरिटी से दी जाएंगी। मैम मैं वो एक चीज बोलनी थी, आप क्या प्लीज 10-15 मिनट जल्दी छोड़ सकते हो? क्योंकि मेरी है ना एफएम क्लास रहती है ऑफलाइन, तो मेरे को जाना पड़ता है, पहुंचना तो पड़ता है, यू तो फिर कैन, मैं सोच रहा हूँ तो तुम पूरी एक काम क्या कंप्लीट। करो ना, सुनो मेरी बात। तुमको मैं 12 बजे अप्रॉक्स जल्दी जब 12 बजे छोड़ ही देती हूँ। ठीक है, तो एक तो करा करो कि मेरे को बिना बताए निकल जाया करो। ठीक है, पहली बात तो ये, कान में डाल के जूम की क्लास चल रही है, कान में डालो चले जाओ। ठीक है, मेरे को बस मैसेज ड्रॉप करो, मैम आई एम लीविंग, सो दैट कि मेरे को ये पता होगा तरुण क्लास में नहीं है, दैट मैं कोई इंपॉर्टेंट चीज अनाउंस नहीं करूंगी। आई टेक केयर ऑफ दैट थिंग। ऑल्सो अगर तुम्हें कॉपी चेक करानी होगी, तुम कॉपी जो है अपनी क्लास से पहले चेक करा लो, जिस दिन तुम्हें एफएम की क्लास करने के लिए जाना है। ठीक है, चलो ओके, तो कल मिलते हैं। बाय बाय गाइस, टेक केयर।